हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे मैं कल जस्ट स्टार्ट किया था, उसी जगह से। पैरेलल आरएल सर्किट, ठीक है। द पैरेलल आरएल सर्किट। जब मैं बोलता हूं कि पैरेलल आरएल सर्किट की बात कर रहे हैं, आर एल, ये करंट आई हुआ, जैसे आई आर, और ये आई एल, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वी, ठीक है, ओके। तो कॉम्प्लेक्स फेजर करंट अगर मैं आई बोलूं कि क्या है, द कॉम्प्लेक्स फेजर करंट आई इज गिवन बाय, तो आई की वैल्यू क्या होगा, तो आई आर होगा माइनस जे आई एल होगा। आई की वैल्यू आई आर माइनस जे आई एल होगा, ये आई की वैल्यू आई आर माइनस जे आई एल होगा। देखो कॉम्प्लेक्स फेजर करंट आई इज गिवन बाय आई इक्वल टू आई आर माइनस जे आई एल। कॉम्प्लेक्स फेजर करंट आई इज गिवन बाय आई आर माइनस जे आई एल। देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक इंडक्टर करंट जो होता है वो लैग करता है, क्योंकि हमारा रेफरेंस जो है वो वी है, क्योंकि इंडक्टर वोल्टेज और रजिस्टर वोल्टेज सेम है, बिकॉज वोल्टेज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना। तो हमको पता है कि रजिस्टर का वोल्टेज हो चाहे इंडक्टर का वोल्टेज हो, वी, ये वी, और पैरेलल में ये रेफरेंस वोल्टेज होने वाला है, रेफरेंस वोल्टेज, ओके, लाइक 0 डिग्री। तो इंडक्टर करंट लैग करेगा, तो माइनस जे आई एल बता भी चुका हूं, पहले भी बता चुका, ऐसा नहीं कि नई बात कर रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि देखो आपके पास वी, आपके पास रेफरेंस है आई इक्वल टू आई आर माइनस जे आई एल, ओके। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि आई ए है और आई आर की वैल्यू कितना होगा, तो वी बाई आर होगा, माइनस जे आई एल की वैल्यू कितना होगा, तो वी बाई एक्स एल होगा, दिस वन। रजिस्टर में करंट कितना होगा, तो वी बाई आर होगा। इंडक्टर में करंट कितना होगा, तो वी बाई एक्स एल होगा। जे ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर मैं बोलूं कि आई अपॉन वी की वैल्यू क्या होगी, तो 1 बाई आर होगा माइनस जे अपॉन एक्स एल होगा, दिस वन। मतलब इनपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज जो होगा वो एडमिटेंस होगा, एडमिटेंस। एडमिटेंस की वैल्यू क्या होगा पता है, जी माइनस जे बी, वेयर जी इक्वल टू कंडक्टेंस 1 बाई आर और बी इक्वल टू ससेप्टेंस 1 बाई रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल ससेप्टेंस होता है और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है। जैसे इंपेडेंस जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर मैं बोलूं कि इंपेडेंस क्या होता है, अगर इन जनरल बात करें तो इंपेडेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस माइनस रिएक्टेंस। वैसे ही एडमिटेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टेंस प्लस माइनस ससेप्टेंस, दिस वन। ये बेसिक फॉर्मेट। एक इंपेडेंस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एडमिटेंस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इंपेडेंस के रियल पार्ट को रेजिस्टेंस बोलते हैं, इंपेडेंस के इमेजिनरी पार्ट को रिएक्टेंस बोलते हैं, जैसा आप जानते हो। इंपेडेंस का रियल पार्ट रेजिस्टेंस होता है, इंपेडेंस का इमेजिनरी पार्ट रिएक्टेंस होता है। वैसे ही एडमिटेंस का रियल पार्ट कंडक्टेंस होता है, एडमिटेंस का इमेजिनरी पार्ट ससेप्टेंस होता है, दिस वन, ओके। तो y इक्वल टू जी माइनस जे बी, ये y इक्वल टू जी माइनस जे बी, जी इक्वल टू 1 बाई आर और b इक्वल टू 1 बाई एक्स एल, एडमिटेंस y इक्वल टू जी माइनस जे बी। अब देखो आपके पास, अगर मैं ध्यान से अगर मैं बात करूं, ये अगर मैं ध्यान से अगर मैं बात करूं पूरी चीजों की, तो आपके पास देखो ये y की वैल्यू आ गई। और तो अगर मैं बोलूं कि ठीक है, बहुत ही कम लोग g और b के फॉर्म में लिखते, तो नीड नहीं रहती, सभी लोग r के फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं, सभी लोग एक्सएल के फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं, तो ये एक ही बात है। तो अगर मैं बोलूं कि y का मैग्नीट्यूड कितना है, तो y का मैग्नीट्यूड कितना पता है, अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्सएल का स्क्वायर, ओके, ये आ गया। अगर मैं एंगल ऑफ y बोलूं या 5y बोल रहा हूं, 5y, तो tan इनवर्स इमेजनरी बाई रियल माइनस 1 बाई एक्सएल डिवाइड बाई 1 बाई आर, तो माइनस tan इनवर्स r बाई एक्सएल, दिस वन, द 5y, दिस वन। ये देखो ध्यान से। तो एडमिटेंस का एंगल आपके पास लैग कर रहा है, एडमिटेंस का एंगल लैग कर रहा है, ध्यान से देखते रहना, ओके। चलो अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो ये v, ये i की वैल्यू आई आर माइनस जे आई एल है, i की बात कर लेता हूं मैं। i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू आई आर माइनस जे आई एल है। अगर मैं बोलूं कि i का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो i का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई आर का स्क्वायर, रजिस्टर का करंट का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से
इंडक्टर के करंट का स्क्वायर, अगर मैं बोलूं कि एंगल ऑफ आई क्या होगा, फाई आई, तो ये आपके पास tan इनवर्स माइनस आई एल बाई आई आर, दैट मीन्स फाई आई की वैल्यू एंगल ऑफ करंट इज द माइनस tan इनवर्स आई एल बाई आई आर। बड़ा बेसिक लिखना चालू किया। अगर मैं फेजर डायग्राम बनाना चाहता हूं, फेजर डायग्राम, तो पता है वी रेफरेंस लिया, आपको पता होगा, मैं बताया भी था क्या कि इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट वी विल कंसीडर वोल्टेज एज ए रेफरेंस फेजर बिकॉज वोल्टेज इज सेम। अगर वी ये है तो ये वी ना वी आर है, ये वी ना वी एल है। अगर मैं रजिस्टर की वोल्टेज से कंपेयर करूंगा तो रजिस्टर का करंट ये होगा, और अगर इंडक्टर की वोल्टेज से कंपेयर करूंगा तो इंडक्टर का करंट 90 से लैग होता है, क्योंकि इंडक्टर वोल्टेज लीड करता है। तो जब आप रजिस्टर के करंट को इस वी से कंपेयर करें तो रजिस्टेंस का वोल्टेज सोचना है, इसको वी आर और आई आर सेम फेस में होगा। जब आप इसको इंडक्टेंस के करंट से कंपेयर करें तो इसको इंडक्टर का वोल्टेज सोचना है। देखो 90 से लैग कर रहा है इंडक्टर का करंट। अगर मैं बोलूं कि अब रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट कोई बात ही नहीं है, दिस इज द रिजल्टेंट, ये पाइथागोरस थ्योरम, ये एंगल फाई, तो आई की वैल्यू कितना है, अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर। ये करंट लैग कर रहा है आपके पास करंट। अब इसमें रिजल्टेंट वोल्टेज क्या है, रिजल्टेंट वोल्टेज तो ये होगा वी, द रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज सही है। रिजल्टेंट करंट कौन सा है, ये आई, द रिजल्टेंट करंट, रिजल्टेंट ये करंट है वो रिजल्टेंट वोल्टेज, द रिजल्टेंट करंट वो रिजल्टेंट वोल्टेज, ये रिजल्टेंट करंट वो रिजल्टेंट वोल्टेज। तो बताओ कौन नीचे, वी और आई में से, ये और आई नीचे, तो देखो रिजल्टेंट करंट आपके पास लैग कर रहा है, तो ये लैग कर रहा है, रिजल्टेंट करंट लैग कर रहा है बाय द एंगल ऑफ 5 फ्रॉम द वोल्टेज वी। तो पता आपके पास लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट हो गया, ये लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट हो गया, द लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट, ये लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट, क्योंकि करंट लैग कर रहा है। इसका इंटरेस्टिंग मतलब क्या पता आपके पास, सीरीज आरएल नेटवर्क में भी इंडक्टर करंट लैग करता है, पैरेलल आरएल नेटवर्क में भी इंडक्टर करंट लैग करता है रिजल्टेंट वोल्टेज से। इसका मतलब सीरीज आरएल नेटवर्क को मैं लिखा था लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट, पैरेलल आरएल सर्किट को भी मैं लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट बोल रहा हूं। ध्यान से देखते जाना, देखो ध्यान से। तभी वो की पॉइंट क्या जमा होने वाला कि पैरेलल आरएल सर्किट इज आल्सो रिफर्ड एज लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट, पैरेलल आरएल सर्किट इज आल्सो रिफर्ड एज लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट, पैरेलल आरएल सर्किट इज आल्सो रिफर्ड एज लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट, सही है, एक लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट होता है। इसका मतलब है कि क्या इंडक्टर के आने से लैगिंग पावर फैक्टर का कंसेप्ट देखने को मिलता है, यस, चाहे सीरीज आरएल सर्किट हो चाहे पैरेलल आरएल सर्किट हो, इंडक्टर के प्रेजेंस से आपको लैगिंग पावर फैक्टर देखने को मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीरीज आरएल सर्किट एक लैगिंग पावर फैक्टर था और पैरेलल आरएल सर्किट एक लीडिंग पावर फैक्टर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोथ आर लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट, सीरीज आरएल भी लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट और पैरेलल आरएल भी लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे हम एडमिटेंस की बात करना पसंद करते हैं, यहां पे क्या करते हैं हम, एडमिटेंस की बात करना पसंद करते हैं। देखते रहना हर एक पॉइंट को, सही बात है। तो मेरे पास एक डायग्राम बना, फेजर डायग्राम, द फेजर डायग्राम ऑफ पैरेलल आरएल नेटवर्क वेयर वी इज द रेफरेंस, वी इज द वीआर, वी इज द वीएल। ये एक फेजर डायग्राम है पैरेलल आरएल सर्किट का, एक फेजर डायग्राम है पैरेलल आरएल सर्किट का जिसमें रिजल्टेंट करंट रिजल्टेंट वोल्टेज से लैग कर रहा बाय द एंगल ऑफ फाई। तो अगर मैं बोलूं कि ठीक है चलो इज द लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट, तो अगर मैं बोलूं कि बताओ कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, जिसको पावर फैक्टर बोलते हैं, तो कॉस फाई की वैल्यू आई आर बाई आई होगी। इसमें तो मैग्नीट्यूड पता चलता है, यस द मैग्नीट्यूड कॉस फाई, जिसको पावर फैक्टर बोलते हो। तो मैं बोलूंगा ठीक है कॉस फाई की वैल्यू, आई आर की वैल्यू क्या होगी, रजिस्टर में करंट क्या होगा, मैं बोलूंगा वी बाई आर। आई की वैल्यू क्या होगी, मैं बोलूंगा वी बाई जेड। तो पावर फैक्टर पता है जेड बाई आर आ गया, पावर फैक्टर जेड बाई आर आ गया। क्वेश्चन ये कि पैरेलल में लोग इंपेडेंस लिखना पसंद नहीं करते, पावर फैक्टर जेड बाई आर आ गया, पता आपको जेड बाई आर। बट फिर भी इंपेडेंस जो होता है 1 एडमिटेंस होता है, तो पावर फैक्टर ना, पावर फैक्टर कॉस फाई 1/RY लिखना लोग पसंद करते हैं, 1/RY। ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है आपके पास कि पैरेलल सर्किट में पावर फैक्टर जेड बाई आर है, पर सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर, अगर मैं बोलूं कि पावर फैक्टर लिखना है आपको, पावर फैक्टर लिखना है सीरीज आरएल का, सीरीज आरएल का पावर फैक्टर लिखना है, तो पावर फैक्टर आर बाई जेड था, वेयर जेड इक्वल टू पता है क्या है, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, बिकॉज ऑल ऑफ द मैग्नीट्यूड। पावर फैक्टर अगर मेरे को सीरीज आरसी सर्किट का लिखना है, जो पढ़ चुके यार अपन, सीरीज आरसी सर्किट का पावर फैक्टर लिखना है आर बाई जेड, आर बाई जेड, जेड इक्वल टू पता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर।
अगर मैं बोलूं कि पावर फैक्टर मेरे को सीरीज आरएलसी का लिखना है, देखो ये सब स्टैंडर्ड सर्किट है जिनके बारे में लोग बात करते हैं, आर बाई जेड। तो एक सीरीज सर्किट का, बेसिक सीरीज सर्किट का पावर फैक्टर और आर बाई जेड, वे जेड इक्वल टू आरएल का जेड ये है, आरसी का जेड ये है, और आरएलसी का जेड आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, दिस वन ये। तो आर बाई जेड और आर बाई जेड, दिस वन। तो पावर फैक्टर फॉर द सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट और सीरीज आरएलसी सर्किट, द पावर फैक्टर। बट पैरेलल सर्किट में आर बाई जेड नहीं होता, जेड बाई आर आ गया। बट ऐसा नहीं कि जेड बाई आर आ गया और आप बोल रहे कि सर पावर फैक्टर पैरेलल आरएल के लिए सर आर बाई जेड नहीं है, सर जेड बाई आर है। और फिर आप बोल रहे हो कि वी नो दैट जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। ये रॉन्ग हो गया यार, अब ये रॉन्ग हो गया, बोला क्वेश्चन है कि सर ये रॉन्ग कैसे हो गया, इंपेडेंस तो होता है ना। नहीं भाई, ये इंपेडेंस सही सर्किट का होता है। अभी जेड की बात तो पैरेलल में कभी कोई इंपेडेंस की बात ही नहीं करता। फॉर्मूला सही है जेड बाई आर, बट फॉर्मूला सही है बोला। मैं बोल रहा हूं पैरेलल आरएल सर्किट में पावर फैक्टर जो होगा जेड बाई आर होगा, जेड की वैल्यू ये नहीं हो सकती क्योंकि पैरेलल सर्किट। तो पावर फैक्टर जो जेड बाई आर था ना वो 1 बाई आर वाई हो गया, पता इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा कि cos फाई इक्वल टू 1 अपॉन आर वाई, 1 अपॉन आर डिवाइड बाई वाई, और वाई की वैल्यू कितना है पता है? 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस, ये वाई की वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा एल का स्क्वायर, पता है ये आंसर है। इसको और अच्छे से लिखना चाहते तो आर स्क्वायर ओमेगा एल स्क्वायर ऊपर चला गया तो आर ओमेगा एल चला गया, पता है आर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर ओमेगा एल बचा अपॉन अंडर रूट, पता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर हो गया, पता है ये आंसर है पावर फैक्टर का एक पैरेलल आरएल सर्किट का। नॉर्मली किसी को ऐसा याद नहीं रहता, सीरीज के लोगों को याद रहता है, पैरेलल का याद नहीं रहता। पैरेलल का बिकॉज चेंज हो गया, इधर 1 अपॉन आर वाई। बट लोग मानते हैं कि पावर फैक्टर आर बाई जेड होता है, बट पावर फैक्टर आर बाई जेड एक सीरीज सर्किट के लिए होता है, और वो भी स्टैंडर्ड सर्किट, इधर सीरीज आरएल, सीरीज आरसी, सीरीज आरएलसी, द 3 स्टैंडर्ड सर्किट। एक रैंडम फिगर का अगर मैं बोलूं पावर फैक्टर तो थोड़ी रिजल्ट वैलिड होगा। पैरेलल आरएल नेटवर्क में पावर फैक्टर आर बाई जेड होता ही नहीं, जेड बाई आर होता है, बट ये जेड आप सीरीज का नहीं लिख सकते। तो फिर मैं बोला जेड की जगह 1 अपॉन वाई लिखते, वाई का अपने को पता है कि एडमिटेंस कितना होगा, देखो 1 अपॉन आर वाई है, 1 अपॉन आर डिवाइड बाई वाई है, ये 1 अपॉन आर डिवाइड बाई वाई है, इधर cos फाई पावर फैक्टर है ये, देखो ध्यान से। अब क्या हुआ, अगर कोई बोले कि नहीं सर मेरे को 1 अपॉन आर वाई होता है बट मेरे को जेड के फॉर्म में लिखना, तो इंपेडेंस लिखना, तो अब मालूम इंपेडेंस में आता हूं, बोला इंपेडेंस में मैं आ रहा हूं, कैसे इंपेडेंस में मैं आऊंगा। कोई बोले कि इसका सर पावर फैक्टर, द स्टैंडर्ड पैरेलल सर्किट, इसका पावर फैक्टर क्या होता है, तो cos फाई इक्वल टू जेड बाई आर है, पता है आपको, आर बाई जेड नहीं जेड बाई आर, बट जेड बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसका। कैसे इंटरेस्टिंग होगा, अगर मैं कोई बोलूं कि इसका इंपेडेंस कितना है सर, तो मैं बोलूंगा इसका इंपेडेंस तो पैरेलल है यार, आर इंटू जे ओमेगा एल अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल, ये तो होता है पैरेलल सर्किट। तो पता है आपके पास ये जेड हो गया। अगर मैं किसी को बोलूं कि ठीक है जेड हो गया, चल अच्छी बात है, जेड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सब मॉड होते हैं ना, किसी को बोलना नहीं पड़ता, सब मॉड, बिकॉज इज द नंबर। तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू कितना होगा पता है, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू होगी आर ओमेगा एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये जेड है, और डिवाइड बाई आर है। जब मैं डिवाइड बाई आर लिखा तो आर कैंसिल आउट हो गया। पता है पावर फैक्टर का आंसर कितना आ गया, जेड बाई आर से, पता है कितना आंसर, 1 ओमेगा एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। यही आंसर 1 अपॉन आर वाई का भी आंसर था। बट इतना कौन याद रखेगा कि पैरेलल आरएल सर्किट का पावर फैक्टर वी नॉट एट ओमेगा एल अपॉन दिस, क्यों? अगर आप जेड बाई आर बोलते तो आपको पैरेलल करना पड़ेगा, तो लोगों को पैरेलल नहीं करना पड़े, ये पैरेलल करने से आ जाएगा, पैरेलल ना करना पड़े, इससे बचने के लिए हम एडमिटेंस का सहारा लिखते हैं और फिर एडमिटेंस के फॉर्म में लिखते हैं, आंसर तो वही आएगा। तो पावर फैक्टर का आंसर पता है आपके पास, एक पैरेलल आरएल नेटवर्क का ये है, ओमेगा एल अपॉन दिस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, इतना क्लियर आपको, इतना क्लियर? तो पावर फैक्टर आपके पास एक पैरेलल आरएल सर्किट का इतना है आपके पास। किसी को अगर पैरेलल आरएल सर्किट आ जाए और उसको बोला जाए कि पावर फैक्टर निकालो, तो उसको इतना याद नहीं रहता है। अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास, अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई इस रिजल्ट को याद रखना चाहता, नीड नहीं रिजल्ट को याद रखने की, बट फिर भी कोई बोलता आपके पास कि सीरीज सर्किट में तो आर बाई जेड था, पैरेलल सर्किट में पावर फैक्टर जेड बाई आर हो गया, उसमें भी जेड अलग है, जेड नॉर्मल नहीं है, जेड पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दिस वन। सपोज करो कि एक सर्किट है पैरेलल, 1 ओम, देखना ध्यान से, 1 ओम और ये 2 हेनरी है, ठीक है, 2 हेनरी ये
और ये है एक सिग्नल है 10 साइन और t 10 साइन t है। जैसे मैं 10 साइन t एक सिग्नल लिया, पता ओमेगा की वैल्यू 1 है, ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अगर कोई मुझसे बोले कि मैं फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ सर पैरेलल आरएल सर्किट में पावर फैक्टर, तो मैं बोलूंगा ठीक है ओमेगा एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। मैं तो कभी यूज नहीं करता बट फिर भी पढ़ा रहा हूँ तो बताते जाता हूँ। 1 एल की वैल्यू कितना है 2, तो 1 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू 1 है, ओमेगा एल 1 इंटू 2 है तो 1 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर ओमेगा एल का स्क्वायर, पता है 2 अपॉन अंडर रूट कितना आ गया 1 प्लस 4, 2 अपॉन रूट 5 आ गया। बताओ पावर फैक्टर की वैल्यू 2 अपॉन रूट 5 आ गया। बताओ 2 अपॉन रूट 5 कितना होता है, 2 अपॉन रूट 5 कितना होता है, देखो पावर फैक्टर की वैल्यू 2 बाई रूट 5 कितना होता है, देखो वैल्यू बताओ 2 बाई रूट 5 0.894, 0.894, तो देखो पावर फैक्टर का आंसर आ गया 0.894, 0.894। लैगिंग क्यों, इंडक्टिव सर्किट है तो लैगिंग, इंडक्टिव सर्किट है तो लैगिंग, 0.894 लैगिंग, 0.894 लैगिंग आ गया आपके पास पावर फैक्टर की वैल्यू। यस, अब देखना ध्यान से, अब ये एक तरीका हो गया कि वी नो दैट, मैं तो यूज नहीं करता बोला, बट किसी को यूज करना तो यूज कर सकता, मैं यूज नहीं करता। मेरे को तो किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर अगर फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे सोचता हूं, बड़े सिंपल फॉर्म में, बड़े सिंपल फॉर्म में देखो आर तो 1 ओम है, पता है इंडक्टर का फेजर फॉर्म जे ओमेगा एल होता है, ओमेगा पता होना चाहिए, जे ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 1 है और एल की वैल्यू 2 है तो J2 हो गया, ये J2 ओम हो गया, ओम होना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक सिग्नल है, छोड़ो सिग्नल तो ठीक है, इट्स ओके, मैं बोल रहा हूँ मैं इनपुट इम्पीडेंस निकालना चाहता हूँ, तो बताओ इनपुट इम्पीडेंस कितना होगा, तो मैं बोलूँगा इनपुट इम्पीडेंस होगा 1 पैरेलल विद J2, तो आप बोलोगे ठीक है, मैं बोलूँगा देखो 1 प्लस J2 अपॉन 1 प्लस J2, ठीक है, तो मैं बोलूँगा देखो J2 अपॉन 1 प्लस J2 आपके पास, ठीक है यार इतना तो लिख सकते हैं। पता आपके पास एंगल ऑफ Z कितना होगा, तो J2 का एंगल 90 होगा, प्योर इमेजनरी माइनस 10 वर्स 2 होगा, तो 90 माइनस 10 वर्स 2 होगा, 10 वर्स 2 63.43 होता है, तो 90 माइनस 63.43 26.56 हो गया। पता है एंगल ऑफ Z हो गया। अगर मैं बोलूं कि पावर फैक्टर क्या होगा, इनपुट पावर फैक्टर है पावर फैक्टर cos फाई, जिसको फाई जेड भी लिख सकते हैं, तो cos 26.56 कितना आ गया, cos 26.56, देखो पावर फैक्टर का आंसर आ गया, ये आ रहा 0.894 आ रहा होगा, 0.894 आ गया पावर फैक्टर। दिस वन इंपेडेंस आपके पास क्या कर रहा है, इंपेडेंस लीड कर रहा है, इंपेडेंस लीड कर रहा है, इंपेडेंस लीड करने का मतलब पावर फैक्टर क्या होता है, लैग, तो 0.894 लैग आ गया। देखो सिंपल, किसी को प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि हमारी चॉइस है कि एक बेसिक सर्किट का कोई भी पावर फैक्टर पूछता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप एक इंपेडेंस फाइंड आउट कर सकते हो तो देखो पावर फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है बोला, ये देखो पैरेलल आरएल सर्किट के बारे में चल रहा था और पावर फैक्टर आर बाई जेड नहीं हुआ, तो पावर फैक्टर जेड बाई आर, बट जेड की वैल्यू अलग है, ये 1 अपॉन आर वाई, 1 अपॉन आर वाई, तो दो तरीका है आपके पास। देखो तो क्यों मैं रिजल्ट याद रखना चाहूंगा, बट फिर भी किसी को रिजल्ट याद रखना तो ओके, मैं तो इन जनरली सॉल्व करना चाहूंगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो मेरे पास एडमिटेंस कितना है, मेरे पास एडमिटेंस कितना है पता है इसका, 1 बाई आर माइनस जे बाई एक्सएल है, ये एडमिटेंस है। इसका अगर मैं एडमिटेंस फेजर डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा पता है, एडमिटेंस फेजर डायग्राम 1 बाई आर रेफरेंस होगा, 1 अपॉन एक्सएल क्योंकि माइनस जे लगा है 90 डिग्री, तो 1 अपॉन एक्सएल ये हो गया, और ये आपके पास एक फेजर डायग्राम हो गया फाई, तो एडमिटेंस की वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ रियल वैल्यू मतलब 1 बाई आर का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्सएल का स्क्वायर। देखो दिस वन, पता आपके पास एडमिटेंस लैग कर रहा है और पावर फैक्टर भी लैग कर रहा है, एडमिटेंस लैग कर रहा है और पावर फैक्टर भी लैग कर रहा है, इसका मतलब पता है फाई वाई की वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव आएगा, यस फाई वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बोलते हो कि पावर फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई जेड होता है, इंपेडेंस के लीड करने से पावर फैक्टर लैग करता है, इंपेडेंस के लैग करने से पावर फैक्टर लीड करता है। बट एक और इंटरेस्टिंग बात कि फाई जेड और फाई वाई तो अपोजिट होते हैं, अगर फाई जेड और फाई वाई अपोजिट है इसका मतलब पावर फैक्टर प्रोपोर्शनल टू फाई वाई आएगा। इसका मतलब किसी फिगर में अगर एडमिटेंस अगर लैग कर रहा है तो पावर फैक्टर भी लैग करेगा, और अगर लीड कर रहा है तो पावर फैक्टर भी लीड करेगा, इज द कंसेप्ट। इसका मतलब आपको जो फॉलो करना हो फॉलो करो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब पावर फैक्टर प्रोपोर्शनल टू एडमिटेंस एंगल, एडमिटेंस का लीड करना मतलब पावर फैक्टर का लीड करना, एडमिटेंस का लैग करना मतलब पावर फैक्टर का लैग करना, बट पावर फैक्टर प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंपेडेंस, इंपेडेंस का लीड करना मतलब पावर फैक्टर का लैग करना, इंपेडेंस का लैग करना मतलब पावर फैक्टर का लीड करना, बिकॉज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो दिस वन। बट एडमिटेंस का जो एंगल होता है वो पावर फैक्टर की स्टाइल का होता है, ये एडमिटेंस फेजर डायग्राम बना हुआ आपके पास, ये नॉर्मल फेजर डायग्राम जो हम बनाते हैं वोल्टेज करंट के बीच में।
1/r इज द रेफरेंस, 1/xl क्यों नीचे आया, माइनस जे लगा था यार, माइनस जे का एंगल -90 होता है तो पता ही है अपने को, नीचे आ गया। एडमिटेंस का रिजल्ट मैग्नीट्यूड और एंगल है, क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज अपन माइनस नहीं लिखते, इधर क्लॉकवाइज, तो एंगल नेगेटिव होगा आपके पास, फाई की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। एडमिटेंस का लैग करना मतलब पावर फैक्टर का लैग करना होता है। मैं बोल रहा हूं कि देखो आपके पास क्लियर हुआ। अगर आप बताओ कि इस क्वेश्चन में मैं इंपेडेंस निकाला, अगर इस क्वेश्चन में एडमिटेंस निकालता तो क्या होता, तो आप बोलते सर पैरेलल में तो एडमिटेंस ऐड होता है, 1 का तो 1 होता, और ये जो J2 है अगर मैं इसका एडमिटेंस लिखूं तो 1/J2 ना ओम इनवर्स हो जाएगा। तो एडमिटेंस देखो 1 - J2, ये देखो हो गया, पता है 1 - J.5 है, पता है आपको, ये एडमिटेंस पैरेलल में ऐड होते यार, तो 1 + J2 आया और 1 + 1/J2, J ऊपर गया तो, और 1/2.5 अभी सही है, 1 + 1/J2। अब बताओ इसका एंगल अगर निकालूंगा तो 5y का एंगल कितना आएगा, tan इनवर्स -0.5 आएगा। पता है आपके पास tan इनवर्स -0.5 कितना होगा, -26.56 होगा 5y। पता है एडमिटेंस लैग कर रहा है इसलिए पावर फैक्टर लैग कर रहा है, एडमिटेंस लैग कर रहा है इसलिए पावर फैक्टर लैग करेगा, और एंगल चाहिए तो एंगल आ गया, पावर फैक्टर क्या होगा, cos 26.56 0.894, और लैगिंग बिकॉज एडमिटेंस का एंगल लैग कर रहा है। तो एडमिटेंस का एंगल के लैग करने से पावर फैक्टर लैग होता है। आपकी चॉइस है, आप इंपेडेंस की हेल्प से पावर फैक्टर लिखना चाहते हो या आप एडमिटेंस की हेल्प से पावर फैक्टर लिखना चाहते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मली लोग सीरीज सर्किट में इंपेडेंस को प्रीफर करते हैं क्योंकि बड़ा आसान सा क्वांटिटी है, और पैरेलल सर्किट में एडमिटेंस को यूज करते हैं क्योंकि पैरेलल ना करना पड़े, पता है ये ना करना पड़े, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ना करना पड़े, इसलिए लोग एडमिटेंस प्रेफर करते हैं, बुक वाले लोग, टेक्स्ट बुक वाले लोग, पढ़ाने वाले लोग। इसका मतलब ये हुआ कि एडमिटेंस है तो अब क्या आप एडमिटेंस से भी निकाल सकते हो, यस। अगर आप इनपुट इंपेडेंस से निकाल सकते हो तो इनपुट एडमिटेंस से भी निकाल सकते हो पावर फैक्टर, यस। बट आपका कंसेप्ट ये कहता है कि अगर इंपेडेंस लीड कर रहा है तो पावर फैक्टर लैग करेगा, इंपेडेंस लैग कर रहा है तो पावर फैक्टर लीड करेगा। बट एडमिटेंस के केस में एडमिटेंस का लैग करना मतलब पावर फैक्टर का लैग करना, एडमिटेंस का लीड करना मतलब पावर फैक्टर का लीड करना होता है। ये देखो पावर फैक्टर लैग करता है तो एडमिटेंस अपने आप नेगेटिव एंगल दे दिया, -26.56 डिग्री, -26.56 डिग्री दे दिया एडमिटेंस 5y। हमारी चॉइस होती है, बोला हमारी चॉइस होती है। तो ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल अगर मैं बताऊं कि क्यों लोग सर इंपेडेंस को प्रेफर करते हैं सीरीज सर्किट में, क्यों सर पैरेलल में लोग एडमिटेंस को प्रेफर करते हैं। पहला आंसर, अगर आप गजब के व्यक्ति हो, गजब का अच्छा नॉलेज रखते हो, आपका मैथ्स अच्छा है, रिपीट आपका मैथ्स अच्छा है, मैथ्स मतलब पता देखो ये पैरेलल करना, आपको पैरेलल आता है, ये पैरेलल आता है तो आपको दुनिया में एडमिटेंस की जरूरत नहीं है। रिपीट, अगर आपको पैरेलल करना आता है, इस पैरेलल से बचने के लिए, ये नॉर्मल स्टूडेंट या टेक्स्ट बुक वाले इन चीजों को करना नहीं चाहते, पैरेलल करने से बचते, सोच रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर में पैरेलल, इस बचने के लिए लोग एडमिटेंस को प्रीफर करते हैं। तो अगर आपका गुड मैथ्स है तो आपको एडमिटेंस की नीड नहीं है। पहला चीज, आपका अगर गुड मैथ्स है तो आपको किसकी नीड नहीं है, एडमिटेंस की नीड नहीं है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि वी विल टेक इंपेडेंस इन केस ऑफ सीरीज, वी विल टेक एडमिटेंस इन केस ऑफ पैरेलल। ये कोई कंसेप्ट ही नहीं हुआ यार, ये कोई कंसेप्ट ही नहीं हुआ, सिर्फ बेसिक मैथ्स है। बट फिर भी ऐसा माना जाता है कि सीरीज में इंपेडेंस को देखना बड़ा इजी दिखता है, पैरेलल में एडमिटेंस को देखना बड़ा इजी होता है, दोनों से आंसर तो वही आते हैं, आपकी चॉइस है। तो मैं बोला कि अगर मैं इनपुट इंपेडेंस की हेल्प से पावर फैक्टर बताऊंगा तो आंसर वही आएगा जो इनपुट एडमिटेंस से आएगा। यस यार, आंसर क्यों चेंज होगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो इंपेडेंस देखो लीड कर रहा था, हमारा लैग आया, एडमिटेंस देखो लैग कर रहा, हमारा लैग आया, क्योंकि हमको पता है कि पावर फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5z होता है और प्रोपोर्शनल टू 5y होता है यार, इसलिए। बट कई बार लोग एडमिटेंस लिखने में भी गलती करते हैं। अब ये J2 ओम है तो इसका एडमिटेंस कितना होगा, 1/J2 ही तो होगा यार एडमिटेंस। तो J2 अगर इंपेडेंस है तो 1/J2 ही तो एडमिटेंस हुआ, यस। तो 1 - J.5 हुआ बोला। तो जस्ट हमको क्लियर है कि लोग ऐसा लिखेंगे और आंसर वही आएगा। आप देख सकते हो मैं 1/RY से सॉल्व किया था, ये 1/RY का आंसर है, ω L/√R² + ω L का होल स्क्वायर, ये 1/RY का आंसर है। Z/R जो Z/R था उसका भी आंसर वही था, ω L/√R² + ω L², दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि आंसर तो आंसर ही होता है यार, आंसर तो आंसर ही होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, पूरी चीजें क्लियर होगी, समझ आया होगा आपको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब सीरीज के सर्किट के आंसर लिखे R/Z R/Z R/Z, अब पैरेलल के लिखना चालू किए Z/R Z/R Z/R, कितनी मजेदार चीज है। ठीक है, तो ओके, इतना समझ आया। तो पैरेलल RL सर्किट के बारे में अपनी स्टोरी खत्म हुई, पैरेलल RL सर्किट के बारे में अपनी स्टोरी खत्म हुई।
तो मैथ्स आपको क्लियर रहना चाहिए, देखने का तरीका आपका क्लियर रहना चाहिए, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। तो धीरे 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 अपन एसी सर्किट में अच्छा खासा एक गुड आइडिया क्रिएट करते जाएंगे। अब फिफ्थ वन पैरेलल आरसी सर्किट, पैरेलल आरसी सर्किट, ठीक है चलेगा। अब पैरेलल आरएल सर्किट पड़े, 4 सर्किट हो गए अपने पास। बाकी तो अपन रैंडम कोई भी सर्किट डील कर सकते हैं, वो अपने को पता है, वो अपने को पता है कि कोई भी रैंडम सर्किट डील कर सकते हैं। ये आर है। क्या होता है बहुत बार ना, आप अगर ध्यान से देखोगे ऐसे सर्किट बने रहते हैं एग्जाम में, इंजीनियरिंग सर्विसेज या इसरो या गेट का पेपर में कई बार ऐसा बना रहता है और फेजर वगैरह की बात होती रहती है। तो आप ये ना सोचे कि यार ये तो एक आई सिग्नल दे दिया आपके पास, बहुत सारा सिंपल ही लिख देते हैं। आपको इसकी वैल्यू लिख देगा एक अलग बात है, नहीं तो एकदम नॉर्मल जब डिस्कशन चलते रहता है तो ये कई बार ये डिपेंड करता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति ऐसा आपको ऐसा एसी सिग्नल का साइन बना के देगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तो कोई बोलेगा सर फिर पता कैसे चलेगा सर कि ये क्वेश्चन कहां से? अरे भाई पता मतलब ऐसा हवा में फिगर बना होगा और बोलेंगे कि आई क्लोज करो बस हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। एक फिगर होगा, बोलेंगे कुछ, बताएंगे कुछ, पूछेंगे कुछ, क्लियर हो जाएगा अपने को। तो ऐसा लिखना चाहिए एक्चुअली, एक एसी सिग्नल को प्रॉपर लिखना चाहिए, प्रॉपर लिखना चाहिए। लेकिन इंडिया के इतने सारे टीचर, इतने सारे एग्जाम होते हैं तो नहीं मिलेगा आपको। अब एक फेजर की बात चल रही है और आप सोच रहे डीसी है, अरे हाउ यार ये डीसी कैसे होगा? तो कभी कभी क्या होता है आपके पास 10 लिखा हुआ है 10 एम्पियर, तो आपको क्लियर रहना चाहिए। कभी कभी 10 एम्पियर लिखा तो आपको क्लियर रहना चाहिए 10 एंगल ऑफ 0 लिखा हुआ है, एंगल की बात नहीं चल रही, मतलब 0 डिग्री है। ऐसा कभी कभी हो सकता है ना आपके पास कि आप ऐसा देख रहे हो ये करंट सोर्स है और ये 10 एम्पियर लिखा हुआ है और ये आपके पास 2 ओम लिखा हुआ है, 2 ओम लिखा हुआ है और ये कैपेसिटर है और ये -J2 लिखा है। अब आप बोल रहे हो कि सर ये तो डीसी लग रहा है। अरे भाई पागल हो गया, डीसी कैसे हो जाएगा यार? जब आपको कैपेसिटर का रिएक्टेंस पता है कि -J/ωc होता है तो ओमेगा पुट करके ही तो 2 आया होगा ना। इसका मतलब है कि ये 10 एक्चुअली ये 10 एंगल ऑफ 0 है और इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी कुछ है जो नहीं बताया जा रहा है आपको। तो सर फिर तो इसको ऐसा लिखना चाहिए ना। हाँ भाई, अगर मैं टीचर होता हूं तो मैं ऐसा ही लिखूंगा, मैं टीचर हूं तो मैं 10 एंगल ऑफ 0 एम्पियर ही लिखूंगा अगर मैं टीचर हूं तो। लेकिन मैं तो हर पेपर बनाऊंगा नहीं ना। तो इंडिया की वैरायटी ऑफ पेपर्स जो लोग बनाते हैं तो अब हमको तो उन्हीं के अकॉर्डिंग सीखना है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि सर ये तो गलत बात कर रहे हो सर, आप सर एसी नहीं बना रहे हो सर, आप तो डीसी टाइप बना दे रहे हो। क्या कर सकते हैं, इट्स ओके। टेक्स्ट बुक वाले भी बहुत बार ऐसे बना देते हैं। बाकी बहुत स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वाले हमेशा एसी सर्किट को एसी समान ही बनाते हैं, सोर्स को। इसलिए वरी नहीं करना, इसलिए आपको हमेशा क्वेश्चन रीड करना है, समझना है, देखना है। अब कोई ट्रांजिएंट की बात हो रही है इसमें तो ये डीसी है भाई। अब ये ऐसा थोड़ी बना होगा, ट्रांजिएंट की कोई बात हो रही है कि बताओ कैपेसिटर कितना चार्ज हो रहा है, कितने सेकंड में कितना वोल्टेज होगा, ट्रांजिएंट। तो एक स्मार्ट स्टूडेंट मैं हमेशा मानता हूं कि एक स्मार्ट स्टूडेंट टेक्निकली किसी को होना चाहिए, ठीक है। हमेशा एक स्मार्ट होना चाहिए किसी स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल बताया, तो ये आई आपके पास है, आर और सी है। हमको पता है कि वोल्टेज विल बी सेम क्योंकि पैरेलल है। ये आई आर होगा और ये आई सी होगा, ठीक है। चलो, कॉम्प्लेक्स फेजर करंट आई इज गिवन बाई कॉम्प्लेक्स फेजर करंट आई, कॉम्प्लेक्स फेजर करंट आई इज गिवन बाई कॉम्प्लेक्स फेजर करंट आई इज गिवन बाई आई की वैल्यू आई आर प्लस जे आई सी होगा। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज है वी वही रजिस्टर का वोल्टेज है, वही कैपेसिटर का वोल्टेज है। दिस वन द इक्वेशन नंबर 1। आई की वैल्यू आई आर प्लस जे आई सी होगा, कैपेसिटर करंट लीड करता है ना। तो अगर मैं बोलूं कि आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो आपको पता ही होना चाहिए कि आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आई आर प्लस आई सी का स्क्वायर होगा, रजिस्टर और कैपेसिटर करंट का स्क्वायर होगा। दिस वन, यस। ये तो अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो फेजर डायग्राम कैसे होगा? तो फेजर डायग्राम मेरे को पता है कि वी रेफरेंस फेजर होगा। वी इज द रेफरेंस फेजर। क्या मतलब होता है? वोल्टेज विल बी सेम, रजिस्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज दोनों एक ही बात है। तो फिर इस रेफरेंस फेजर में क्या होगा? जब ये रजिस्टर का वोल्टेज होगा तो रजिस्टर का करंट होगा। कैपेसिटर करंट लीड करता है भाई, कैपेसिटर करंट डेरिवेटिव होता है CdV बाई dt। कैपेसिटर करंट कैपेसिटर वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करता है। तो कैपेसिटर करंट आ गया कैपेसिटर वोल्टेज से कंपेयर होकर, मतलब IR किससे कंपेयर हुआ? IR कंपेयर हुआ VR से, और IC किससे कंपेयर हुआ? VC से, बिकॉज वोल्टेज तो सेम है। ये आपके पास रिजल्टेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज, और I की वैल्यू अंडर रूट ऑफ IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर, IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर। यार ये देखो,
तो आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ आई। सही है, दिस द वैल्यू ऑफ आई। पता आपके पास अगर मैं बोलूं कि देखो रिजल्टेंट करंट ये है, आई है ना रिजल्टेंट करंट, दिस द रिजल्टेंट करंट। अब सीरीज थोड़ी है जो करंट सेम हो गए, द रिजल्टेंट करंट। सीरीज में रिजल्टेंट वोल्टेज आपके पास ऊपर नीचे जाता था, वोल्टेज तो आपके पास ये है, एक ही तो वोल्टेज है, द रिजल्टेंट वोल्टेज। कौन ऊपर है, कौन लीड कर रहा है, रिजल्टेंट वोल्टेज नीचे है। रिजल्टेंट वोल्टेज से रिजल्टेंट करंट जो है वो फाई एंगल से लीड कर रहा है। पता आपके पास, इसको बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, लीडिंग पावर फैक्टर सर्किट। ये फेजर डायग्राम है किसका, सीरीज पैरेलल आरसी नेटवर्क का फेजर डायग्राम है। इधर लीडिंग पावर फैक्टर सर्किट, करंट लीड कर रहा है, रिजल्टेंट करंट रिजल्टेंट वोल्टेज से लीड कर रहा है भाई बाय द एंगल ऑफ फाई। देखो ध्यान से, द फेजर डायग्राम। और पाइथागोरस थ्योरम से दोनों करंट के स्क्वायर का एडिशन का अंडर रूट, दिस द रिजल्टेंट करंट। ध्यान से देखते रहो, एकदम एकदम आराम से देखते रहो, सबको क्लियर। अब देखो एक की पॉइंट क्या हुआ कि पैरेलल आरसी नेटवर्क इज रिफर्ड एज लीडिंग पावर फैक्टर सर्किट। पैरेलल आरसी नेटवर्क इज रिफर्ड एज पैरेलल RC network is referred as parallel RC network is referred as leading power factor circuit like series RC network. Parallel RC network is referred as leading power factor circuit like series RC circuit. Like series RC circuit. Parallel RC circuit is referred as leading power factor circuit like series RC circuit. Like series RC circuit. ठीक है। एक में से कोई पूछा, क्या पूछा, मैं से कोई पूछा कि सर अगर ये 2 ओम होता, ये 2 ओम होता और ये कैपेसिटर 2 फैरेड होता, ये 2 फैरेड होता, ये 2 ओम होता, ये 2 फैरेड होता और ये आपके पास ऐसा होता, दिस वन, ये सपोज करो एसी सर्किट होता और 10 एंगल ऑफ 0 एम्पियर होता, बस इतना ही होता। ये कोई अगर बोले कि इसका सर पावर फैक्टर कितना होगा, इसका पावर फैक्टर कितना होगा, या इसका इनपुट इम्पीडेंस कितना होगा, या इसका इनपुट एडमिटेंस क्या होगा। अब भगवान भी सॉल्व नहीं कर पाएगा इसको, क्या भगवान भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज इनपुट का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आप दिए नहीं और कैपेसिटर को फैरेड लिख रहे हो, तो भगवान भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो इंसान की क्या बात है। तो भगवान को एज्यूम करना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन जनरल we will consider 50 hertz and omega equal to 314 रेडियन पर सेकेंड। तो भगवान को 314 रेडियन पर सेकेंड एज्यूम करना पड़ेगा, उसके सिवा इसको कोई नहीं सॉल्व कर सकता। कोई पूछा था मैं से, ये बताया मैं, अनसॉल्व क्वेश्चन है, कभी सॉल्व नहीं हो सकता ये। इसलिए जब भी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी नहीं दी रहती है, ओम दिया रहता है, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन तो हिला ही नहीं पाएगा कोई। ठीक है, तो आई होप कि डाउट क्लियर हो गया। कोई मेरे से पूछा था तो सॉल्व हो गया, ऐसे मेरे को बोलना पड़ता है, तब याद रहेगा उसको सालों साल कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है करके। रॉन्ग क्वेश्चन, बट फिर भी इसलिए भगवान की बात कर दिया, इसलिए भगवान ऊपर वाले की बात कर दिया, नहीं ठीक है। तो मैं बोला, क्या बोला मैं कि पैरेलल आरसी सर्किट इज रिफर्ड एज लीडिंग पावर फैक्टर सर्किट लाइक सीरीज आरसी सर्किट। सही है। अब देखो आपके पास इतना है, अगर मैं बोलूं कि देखो कॉम्प्लेक्स फेजर करंट जो था आपके पास आई आर प्लस जे आई सी था, आई ये है, आई आर की वैल्यू कितना होगा वी बाई आर यार, और आई सी की वैल्यू कितना होगा वी बाई एक्स सी, जे पहले से लगा है, तो आई बाई वी इक्वल टू 1 बाई आर प्लस जे बाई एक्स सी, वेयर एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। कोई ये ना बोले कि सर 1 अपॉन जे ओमेगा सी नहीं लिखे, अरे जे लगा है यार, तो आई अपॉन वी, तो एडमिटेंस की वैल्यू कितना होता है पता है, 1 बाई आर प्लस जे अपॉन एक्स सी, तो 1 अपॉन ओमेगा सी। इंटरेस्टिंग बात, कितना 1 बाई आर प्लस जे ओमेगा सी। ये देखो एडमिटेंस का मैग्नीट्यूड, वाई का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा सी का स्क्वायर, ये दिस वन। सही है। ये वाई, एंगल ऑफ वाई, एंगल ऑफ वाई जिसको आप 5y बोल सकते हो, ये एंगल ऑफ वाई को 5y बोल सकते हो, ये पॉजिटिव है। टेन इनवर्स ओमेगा सी, तो टेन इनवर्स ओमेगा सी अपॉन 1 बाई आर, तो टेन इनवर्स आर ओमेगा सी आ गया भाई, और ये पॉजिटिव एंगल है। तो 5y की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आप बोल सकते हो कि पावर फैक्टर लीडिंग होगा। ये बात तो आप जानते हो ना, पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा, जानते हैं यार अपन ये बात को।
ठीक है। अगर मैं बोलूं कि जो ट्रायंगल है आपके पास फेजर डायग्राम का, जो ट्रायंगल है फेजर डायग्राम का, cos फाई की वैल्यू क्या होगी? तो cos फाई की वैल्यू जो होगा वो आई आर अपन आई होगा। सब मैग्नीट्यूड होता है, सब मॉड वॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब मैग्नीट्यूड होता है। आई आर की वैल्यू क्या होगा? वी बाई आर। आई की वैल्यू कितना होगा? वी बाई जेड। पावर फैक्टर इज ऑलवेज जेड बाई आर। जेड बाई आर होता है पावर फैक्टर, बट जेड को लिखता नहीं है। जेड को सब 1/y लिखना पसंद करते हैं, इसलिए 1/RY दिखता है पावर फैक्टर ऑफ पैरेलल सर्किट 1/RY। अगर मैं बोलूं कि पावर फैक्टर की वैल्यू मेरे को लिखना है 1/R/Y, y की वैल्यू कितना है पता है? ये लिखा, ये y का मैग्नीट्यूड लिखा है 1/R² प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। आर ऊपर गया कैंसिल आउट हो गया, पता है 1/√1 प्लस आर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये आंसर है पावर फैक्टर का, ये आंसर है। इसको अगर मैं बोलूं कि सर मेरे को जेड बाई आर लिखने का मेरा बहुत मन है, बोलूंगा ठीक है भाई मन है तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है मन है तो क्या कर सकते हैं, लिख लेते हैं, चलो ये लो आर और ये सी है। अब किसी का मन है तो रोक थोड़ी सकते, ये आर है और ये 1/j ओमेगा सी है। किसी का मन है कि सर मेरे को इसका इम्पिडेंस देखने का बहुत मन है, तो आर इंटू 1/j ओमेगा सी, पैरेलल कर रहा हूं मैं, आर प्लस, इसी से तो बचने के लिए लोग वो करते हैं, देखो पैरेलल किया, जे ओमेगा सी कैंसिल आउट हो गया, आर अपॉन 1 प्लस आर जे ओमेगा सी। मॉड लूंगा यार, मेरे को तो मॉड सब मैग्नीट्यूड होता है, सब दिखता नहीं, बस कोई लिखेगा बड़ा अजीब लगेगा, कोई ऐसा मॉड बोल दे, ऐसा कोई लिखता नहीं है ना कोई दिखाता, सब मॉड होते, सब एवरीथिंग इज मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ जेड कितना हो गया बताए? आर अपॉन अंडर रूट यार 1 प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जेड बाई आर है। पता आर से डिवाइड करेंगे तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से डिवाइड करो तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो कॉस फाई की वैल्यू। हाँ आपको इतना याद रखना है कि जेड बाई आर होता है जो गुड, जेड निकाल सकते हो आप, ये जेड है, डिवाइड बाई आर कर दो आंसर, या 1/RY लिखना है तो भी आंसर तो आंसर होगा, आंसर चेंज भी नहीं होता है। तो इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट पावर फैक्टर विल बी जेड बाई आर। बट जेड आसान नहीं है क्योंकि जेड पैरेलल करना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा, फिर पुट करना पड़ेगा और आर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पावर फैक्टर रिजल्ट विल बी सेम। तो लोग एडमिटेंस यूज करना चाहते हैं, तो एडमिटेंस के टर्म्स में 1/RY होता है पता पैरेलल का, पावर फैक्टर 1/RY, क्या 1/RY द पावर फैक्टर दिस वन, ठीक है समझ आ गया यार आपको, अच्छी बात है। सब लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? आपको एसी सर्किट में मजा आ रहा है कि नहीं? एसी सर्किट से डर तो नहीं लग रहा है? कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर है बस। मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों को कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पसंद नहीं आता, लाइक जैसे ये किया मैं पैरेलल, तो कई लोगों को मजेदार नहीं लगता है, कुछ स्टूडेंट लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है, बट अच्छा लगना पड़ेगा। कुछ नहीं, इसको 2 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, अच्छा सोच के करो कि अरे कुछ नहीं है यार, तो धीरे धीरे आसान हो जाएगा, बस इतना ही तो होता है कैलकुलेशन, और क्या होता है। तो मेरे को पता है कुछ लोग इसको बड़ा कंफर्टेबल नहीं लगते, बड़ा मजेदार है, इसको क्या यार क्या फर्क पड़ता है। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। जैसा मैं बोला था कि एसी सर्किट को भी आप आराम से हैंडल कर सकते हो, एसी सर्किट को देखने का नजरिया आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए। धीरे धीरे अपन चीजों को अच्छे से करते जा रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अपने को पता चला कि पावर फैक्टर कोई बड़ा चीज नहीं होता है। तभी अपने को क्या पता चला, हमको एक चीज पता चल गई, बता हमको क्या है। अगर मैं बोलूं कि सर्किट है, सर्किट पावर फैक्टर फाई ऑफ जेड और फाई ऑफ वाई, ये चलो इतना बना दिया। वैल्यूज अगर मैं बोलूं कि क्या है, सीरीज आरएल सर्किट पहला, सीरीज आरसी, थर्ड पैरेलल आरएल, पैरेलल आरएल, फोर्थ पैरेलल आरसी, फोर्थ वन पैरेलल आरसी, पैरेलल आरसी। जी पढ़ चुके हम, तो अब छठवां केस पढ़ाऊंगा मैं पैरेलल आरएलसी, बट उसके पहले एक बना दिया। मेरे को पता है कि इंडक्टर अगर है, अगर मैं बोलूं तो अब तो आपने को आइडिया हो गया, एक नॉलेज होना, बेसिक कैलकुलेशन आपका अच्छा होना, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इंडक्टर है तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा, कोई बात ही नहीं है। अगर सी है तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा, एल है तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा, चाहे वो पैरेलल में लगा हो चाहे सीरीज में हो। सी है तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा, ये बात अपने को पता चल चुकी है, ठीक है। जब हम बोलते हैं कि पावर फैक्टर लैगिंग होगा तो इंपेडेंस का जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव एंगल आएगा। अगर लीडिंग होगा तो इंपेडेंस का एंगल लेस देन 0 डिग्री आएगा, नेगेटिव एंगल होगा। अगर लैगिंग होगा आपके पास तो इंपेडेंस का एंगल ग्रेटर देन 0 आएगा पक्का, और ये लीडिंग होगा तो इंपेडेंस का एंगल जो आएगा आपके पास
वो लेस देन 0 डिग्री होगा। बट अगर ये लैगिंग करेगा तो एडमिटेंस का एंगल भी लैग करेगा। ये लैग करना होता है, लीड कर रहा है तो एडमिटेंस का एंगल भी लीड करेगा, लैग कर रहा है तो एडमिटेंस का एंगल भी लैग करेगा, और अगर ये लीड कर रहा है तो एडमिटेंस का एंगल भी लीड करेगा। चलो बना दिया यार, इसको बोलते कंसेप्ट। फिर आपका मैथ्स भी अच्छा है। ये हो गया आपके पास, एक कंक्लूड कर दिए अपन, एक गुड आइडिया हो गया, एक टेबल बना दिए हम। तो ऐसा नहीं कि इसको कोई याद बात कर लेना, इट्स वेरी सिंपल, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अपने पास लास्ट केस बचा है, बेसिक केसेस कवर कर लिए, 5 केस कवर कर लिए, 6वां केस भी स्टार्ट कर लेते हैं अपन, केस 6। फिर अपन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, पैरेलल आरएलसी सर्किट, ठीक है, ओके। पैरेलल आरएलसी सर्किट है। अब पैरेलल आरएलसी सर्किट की अगर मैं बात करूं तो अगेन आपके पास आर एल और सी, second order system, the parallel RLC network is the second order system. There are two storing elements, one inductor, second one is the capacitor. लोग ऐसे ही बना देते हैं ना, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि साइनोसोडल हमेशा बना रहेगा ना, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार आप। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि हम एक स्मार्ट टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, स्मार्ट टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, IR, IL और IC। फेजर अपन डालेंगे ना, फेजर नहीं बनाए, सब नंबर बने, फेजर हम डालेंगे। कॉम्प्लेक्स फेजर करंट I इज गिवन बाई, कॉम्प्लेक्स फेजर करंट I इज गिवन बाई, पता है I की वैल्यू कितना है, IR प्लस कैपेसिटर ना लीड करता है JIC और इंडक्टर लैग करता है, ये पता है आपके पास इसलिए क्योंकि रजिस्टर का वोल्टेज ही, इंडक्टर का वोल्टेज ही, कैपेसिटर का वोल्टेज ही V होगा। यस, ऑल वोल्टेजेस आर सेम। तो अगर मैं बोलूँ कि कॉम्प्लेक्स फेजर करंट क्या आ गया, तो IR प्लस J, पता कैपेसिटर करंट लीड करता है, इंडक्टर करंट लैग करता है, इसलिए ये प्लस ये माइनस। अगर मैं बोलूँ कि रिजल्टेंट करंट क्या है, तो पता है रिजल्टेंट करंट क्या होता है, अंडर रूट IR स्क्वायर प्लस IC माइनस IL का स्क्वायर। कई बार लोग सोचते कि सब करंट का स्क्वायर कर दो, तो बहुत सारे लोग पूरे करंट का स्क्वायर कर देते हैं। उनको लगता है कि सब तो अच्छा लगता है, पूरे करंट का स्क्वायर कर दो मजा आएगा, ये तो पूरे करंट का वो लोग स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, पूरे करंट का स्क्वायर होकर ऐड होकर अंडर रूट नहीं है भाई। तो I की वैल्यू अंडर रूट IR स्क्वायर माइनस IC माइनस IL का स्क्वायर। ये सोचना कि सब करंट का स्क्वायर होकर ऐड होकर अंडर रूट होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा लोग गलती करते हैं, ये गलती करते बोला। ये सेम चीज सीरीज आरएलसी के लिए लिखा था। अगर मैं बोलूं कि मैग्नीट्यूड V कितना होता है सीरीज आरएलसी का, सीरीज आरएलसी का भी लिख चुका हूं आपकी कॉपी में। तो मैं बोला था कि VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर होता है, दिस वन। ये इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सब वोल्टेज का स्क्वायर कर दो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अच्छा लगेगा, सबका स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट है दिस वन, ओके, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फेजर करंट I इज गिवन बाय लिखा हुआ IR प्लस JIC माइनस IL। अगर ऐसा है कि I की वैल्यू IR प्लस JIC माइनस IL है, तो IR इक्वल टू होता है V बाई आर प्लस J V बाई XC माइनस V बाई XL। तो अगर I बाई V हो मतलब एडमिटेंस हो, तो पता है 1 बाई आर होगा प्लस J होगा, 1 बाई XC मतलब ओमेगा C होता है और 1 बाई XL मतलब 1 बाई ओमेगा L होता है, पता है दिस वन। ये रिएक्टेंस नहीं है, ये ससेप्टेंस है, ससेप्टेंस का डिफरेंस। इंपेडेंस में ना ये रिएक्टेंस होता है, तो इसलिए ओमेगा L माइनस 1 अपन ओमेगा C होता है। ये ओमेगा C माइनस 1 अपन ओमेगा L, ओमेगा C थोड़ी रिएक्टेंस होता है, तो 1 अपन ओमेगा C होता है, ससेप्टेंस है ये, और ये कंडक्टेंस है, ओके। तो Y का मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट कंडक्टेंस स्क्वायर प्लस ससेप्टेंस है, ये ससेप्टेंस है, तो ससेप्टेंस ओमेगा C माइनस 1 अपान ओमेगा L का स्क्वायर हो गया दिस वन। ये अगर मैं बोलूँ कि देखो फेजर डायग्राम बना रहे हो और V को रेफरेंस फेजर मान रहे, रेफरेंस फेजर V, तो पता आपके पास ये IR होगा, ठीक है, क्योंकि V की वैल्यू VR है, V की वैल्यू VL है, V की वैल्यू VC है। कैपेसिटर करंट लीड करता है 90 डिग्री से बना दिए, इंडक्टर करंट लैग करता है 90 डिग्री से, वो भी बना दिए।
जब मैं रजिस्टर वोल्टेज ले रहा था तो मैं रजिस्टर करंट को कंपेयर किया, इंडक्टर वोल्टेज से मैं इंडक्टर करंट को कंपेयर किया, और कैपेसिटर वोल्टेज से कैपेसिटर करंट को कंपेयर किया। तो कैपेसिटर वोल्टेज से कैपेसिटर करंट 90 से लीड करता है, इंडक्टर वोल्टेज से इंडक्टर करंट 90 से लैग करता है, रजिस्टर वोल्टेज और रजिस्टर करंट के बीच के एंगल 0 डिग्री होते हैं। तो एक फेजर डायग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है, जब तक हमको ये ना पता हो कि दोनों में से कौन बराबर होगा या कौन ज्यादा होगा। आईएल और आईसी की तीन पॉसिबिलिटी, या तो दोनों बराबर होंगे या तो कोई एक ज्यादा होगा, कोई एक में दो पॉसिबिलिटी हो गई और एक है तो तीन पॉसिबिलिटी होती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में तीन केसेस पॉसिबल है आईएल और आईसी की वैल्यू पे बेस्ड। तो अगर कोई मेरे को आईएल और आईसी की वैल्यू ना बता दे तो बस इतना है, कोई मेरे से बोले लीड की लेग, तो मैं बोलूंगा यार इररिलेवेंट क्वेश्चन है। कोई बोले कि बताओ सर ये लीड करेगा कि लेग करेगा, तो मैं बोलूंगा कि मैं क्या यार, दुनिया में कोई नहीं बता सकता है, जब तक कि इंडक्टर कैपेसिटर करंट की ना पता हो कोई ये बता ही नहीं सकता कि लीड करेगा कि लेग करेगा, बता ही नहीं सकता कोई, इसलिए वैल्यू चाहिए। इसलिए तीन केसेस बनते हैं, इसलिए तीन केसेस बनेंगे बोला। तो अभी लीड लैग नहीं बताया जा सकता है, अभी वो इनकम्प्लीट फिगर है। सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर बना दिए, रजिस्टर करंट रजिस्टर वोल्टेज के सेम फेस में होता है, कैपेसिटर करंट लीड करता है कैपेसिटर वोल्टेज से, और इंडक्टर करंट लैग करता है इंडक्टर वोल्टेज से। यस, ठीक है। अब मैं तीन केसेस इसमें कंसिडर कर सकता हूं, 6.1, 6.2, 6.3। नोट कर लिए इतना, तो एक बार बता देंगे कि यस सर नोट डाउन। तो अगर आप नोट कर लिए तो बिल्कुल अपन 6.1, 6.2, 6.3 की बात कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो 6.1 क्या होता है। 6.1 अगर मैं बोलूँ कि कैपेसिटर करंट इंडक्टर करंट से ज़्यादा होगा, तो पता रिजल्टेंट करंट क्या था, पता आई आर प्लस जे आई सी माइनस आई एल। तो अपने को समझना जरूरी है कि आई की वैल्यू आई आर प्लस जे आई एक्स आ गया, और आई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, इज द वी, ये आई आर, आई सी की वैल्यू ज़्यादा है बोल रहा हूँ तो आई सी का लेंथ ज़्यादा बना दो, वेक्टर का लेंथ ज़्यादा बना दो, आई एल का लेंथ थोड़ा कम बना दो, और दोनों का डिफरेंस आई सी माइनस आई एल यहाँ हो जाएगा क्योंकि आई सी ज़्यादा है। तो ये रिजल्टेंट हो गया यार, दिस द रिजल्टेंट द फाई। ये पाइथागोरस थ्योरम से आई की वैल्यू आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का स्क्वायर, दिस वन, ये हो गया द फेजर डायग्राम इस केस का, द फेजर डायग्राम फॉर सीरीज पैरेलल आरएलसी नेटवर्क। अब मैं बोल रहा हूं कि बताओ वो रिजल्टेंट वोल्टेज द रेफरेंस फेजर, वी इज द रेफरेंस फेजर, ये रेफरेंस फेजर है वी, तो रिजल्टेंट वोल्टेज है, द रिजल्टेंट वोल्टेज रिजल्टेंट करंट, तो करंट तो आपका लीड कर रहा है, ऊपर है ना, करंट लीड कर रहा है, और करंट लीड क्यों ना करे, कैपेसिटी बिहेवियर, तो इसको बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर सर्किट। जब कैपेसिटी डोमिनेटिंग होगा द लीडिंग पावर फैक्टर सर्किट, तो एक लीडिंग पावर फैक्टर सर्किट हो गया, बिकॉज कैपेसिटर करंट इज ग्रेटर है इंडक्टर करंट, इज द कैपेसिटिव सर्किट, एक्चुअली द कैपेसिटी बिहेवियर सर्किट। तो एक कैपेसिटी बिहेवियर सर्किट है ये आपके पास, और होना भी चाहिए लीडिंग पावर फैक्टर सर्किट, करंट लीड कर रहा है भाई, इतना आपके पास हो गया, 6.1 आपके पास कवर हो गया। देखो सिमिलरली अगर मैं 6.2 बोलूं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 6.2 बोले तो आई सी माइनस आई एल का स्क्वायर होगा, रिजल्टेंट करंट इतना ही होता है। 6.2 की बात करता हूँ, 6.2 में अगर मैं इंडक्टिव करंट ज़्यादा बोल देता हूँ कैपेसिटिव करंट से, तो पता आई की वैल्यू कितना था, आई आर प्लस जे आई सी माइनस आई एल। तो मैं बोल सकता हूँ कि आई आर, दोनों का डिफरेंस आपके पास नेगेटिव होगा तो माइनस जे आई एक्स, तो आई एक्स इज पॉजिटिव बिकॉज माइनस लगा लिया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, ये वी है, ये आई आर, ये कैपेसिटर करंट, ये इंडक्टर करंट है, बट इंडक्टर का लेंथ ज़्यादा है, तो कैपेसिटर करंट माइनस इंडक्टर करंट नेगेटिव होगा, तो अपने आप नीचे आ गया। मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं आई सी माइनस आई एल लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है ना भाई, नीचे है ना, दिस वन, ये फाई, आई का आंसर चेंज नहीं होगा, आई का मैग्नीट्यूड विल भी सेम, कोई ज़्यादा किसी से भी रहे, आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल। मैं आई एल माइनस आई सी नहीं लिखा, मैं आई एल माइनस आई सी नहीं लिखा, अरे भाई आई सी माइनस आई एल ही है, कोई भी ज़्यादा हो क्या फर्क पड़ता, मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड है, ये आई सी था, बट रिजल्टेंट करंट में चेंज आ गया ना, रिजल्टेंट करंट नीचे आ रहा है तो लैग कर रहा है, द लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट, ये V इक्वल टू वी आर, V इक्वल टू वी एल है, ये वी सी है, लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट। और क्यों ना हो लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट, आप खुद इंडक्टिव के बिहेवियर को ज़्यादा बना दे रहे हो, आप बोल रहे हो इंडक्टर करंट इज ग्रेटर देन कैपेसिटर करंट, आप खुद बोल रहे हो कि इंडक्टर करंट इज ग्रेटर देन कैपेसिटर करंट, तो क्यों नहीं होगा ऐसा, क्यों नहीं होगा, इंडक्टर करंट इज ग्रेटर देन कैपेसिटर करंट, तो क्यों नहीं होगा, बोला होगा। द 6.2
6.3। अगर मैं बोलूं कि IL इक्वल टू IC हो जाए सर तो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा देखो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अगर IL इक्वल टू IC हो जाए तो बराबर रहेंगे, एकदम बराबर। ये कैंसिल आउट हो सकते हैं कैपेसिटर करंट और इंडक्टिव करंट। क्यों कैंसिल आउट बोल रहे हो सर आप? इसलिए क्योंकि I की वैल्यू IR प्लस जे IC माइनस IL है, और जब दोनों ही सेम हो गए तो I की वैल्यू IR प्लस जे 0 हो गया ना यार। इसका मतलब है कि ओवरऑल करंट रजिस्टर करंट बन गया। अब ओवरऑल करंट और ओवरऑल वोल्टेज के बीच का जो एंगल है, ओवरऑल करंट और ओवरऑल वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो पता है 0 डिग्री है। और अगर आप ऐसा बोल रहे हो, देखो ओवरऑल करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल, तो पावर फैक्टर क्या हो गया cos 0, और cos 0 1 होता है। इसी को आप यूपीएफ बोलते हो, यूनिटी पावर फैक्टर। तरीका और भी चेंज किया जा सकता है। मैं बोल रहा हूं कि सर cos फाई की वैल्यू सर मेरे को लिखना है सर 1/RY, सर 1/RY पैरेलल सर्किट है, 1/R डिवाइड बाय Y लिखना है सर, ठीक है। मैं बोलूंगा देखो y की वैल्यू कितना होता है, y की वैल्यू होता है √1/R² प्लस ओमेगा c माइनस 1/ओमेगा L का स्क्वायर, दिस वन। जब आप बोलते हो ना कि IL इक्वल टू IC है, जब आप बोलते हो कि IL इक्वल टू IC है, तो IL को मैं V/XL लिख सकता हूं और इसको लिख सकता हूं V/XC, और V कैंसिल आउट बिकॉज दोनों सेम है। तो 1/XL इक्वल टू 1/XC, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यही सही बात है। अगर XL और XC बराबर है, तो XL और XC बराबर है तो ओमेगा L की वैल्यू 1/ओमेगा C के बराबर हो गया। और अगर मैं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो और ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट लिख देता हूं, तो पता है ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/√LC रेडियन पर सेकेंड आ गया। ये एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई। ये ओमेगा की वो वैल्यू है जिस पे रेजोनेंस हो रहा है, जिसमें कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। अगर मैं लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं तो 1/2π√LC हर्ट्ज होगा, दिस वन। ये हम 11-12 में पढ़ते थे। तो हमको क्लियर रहना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि दोनों का रिएक्टेंस का डिफरेंस अगर 0 आ गया, दोनों का रिएक्टेंस का डिफरेंस 0, तभी दोनों बराबर है, तो पता y की वैल्यू कितना होगा, y की वैल्यू √1 प्लस R² प्लस 0 हो गया। पता है y की वैल्यू कितना हो गया, y की वैल्यू 1/R है यार। तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितना था, cos फाई की वैल्यू कितना था 1/R डिवाइड बाय y, बट y भी तो 1/R है, तो cos फाई की वैल्यू 1, इसी को तो यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं। बट कोई बोले नहीं सर, आप तो बोले सर ऐसा वाला यूज करना, जरा Z/R यूज करना सर आप, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई Z/R यूज करना। अगर इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो पता आपके पास y की वैल्यू 1/R है, तो Z की वैल्यू कितना होगा यार, R होगा। अगर Z भी R होगा तो R/R इक्वल टू 1 होगा। अगेन यूनिटी पावर फैक्टर कोई भी तरीका हो, Z/R हो, 1/RY हो, या फिर ऐसा हो आपके पास पावर फैक्टर विल बी 1 इज द यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर नहीं सही है, देखो ध्यान से। इसी को आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हो, इसी को फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोलते हो, इसी को रिंगिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हो। इसका मतलब सीरीज आरएलसी और पैरेलल आरएलसी में पावर फैक्टर की वैल्यू, जब दोनों इंडक्टर कैपेसिटर इफेक्ट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब सीरीज आरएलसी में इंडक्टर वोल्टेज इक्वल टू कैपेसिटर वोल्टेज, यस। पैरेलल आरएलसी में इंडक्टर करंट इक्वल टू कैपेसिटर करंट, यस। बट दोनों का कंडीशन सेम है कि टोटल आपके पास जो होना चाहिए वो एक्सएल एक्सी के बराबर होना चाहिए, या ओमेगा नॉट की वैल्यूज के बराबर होना चाहिए। बात बराबर, ये बात बराबर नहीं है। आईएल आईसी के बराबर वहां पे हम बात करते हैं वीएल वीसी के बराबर, यहां पे आईएल आईसी के बराबर। बट पावर फैक्टर इक्वल टू 1, वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज शिफ्ट होगा वो 0 डिग्री होगा। इसी को इन फेज वोल्टेज एंड करंट कंपोनेंट बोलते हैं। दोनों इन फेज में, दोनों का एंगल डिफरेंस 0 है, दोनों इन फेज है। यही से स्टार्ट होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जब रेजोनेंस पढ़ाऊंगा। तो रेजोनेंस, एक्चुअली रेजोनेंस का 90%, 95% डिस्कशन क्या पता है, सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट 50%, पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस सर्किट 50%, और रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन इतनी सारी बात है कि सुबह से लेकर शाम तक बात की जा सकती है। सीरीज आरएलसी का 3.3 केस, मतलब VL इक्वल टू VC, और पैरेलल आरएलसी का IL इक्वल टू IC। तो जब मैं रेजोनेंस की बात करूंगा इस जगह से, तो आपको दिखेगा दुनिया इतनी बड़ी है रेजोनेंस की कि आपको लगेगा अरे इतना सारा कैसे हो सकता है सर, देखना आप इतना सारा। बट ठीक है, जब बात करेंगे तब करेंगे। दिस वन, ये तो 6.3, तो 6.3 आपको आराम से बताया बोला। इसी को इनफेस कंपोनेंट बोलते हैं, इसी को आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सीरीज आरएलसी और पैरेलल आरएलसी में क्या कॉमन चीज है, तो मैं बोलूंगा एक्सएल इक्वल टू एक्सी। सर और क्या कॉमन चीज है, ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/√LC रेडियन पर सेकंड। और क्या कॉमन चीज है, मैं बोलूंगा इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच का फेज शिफ्ट 0 डिग्री होगा। और क्या कॉमन चीज है, सर पावर फैक्टर 1 होगा। सर दोनों में अलग क्या है, अलग ये है
कि सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट में वीएल वीसी के बराबर होता है और पैरेलल आरएलसी में आईएल आईसी के बराबर होता है, और ये पूरा चैप्टर बन जाएगा एक दिन मतलब जल्दी। ठीक है, ओवरऑल मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। तो टोटल आपके पास 6 केसेस में डिवाइड किया मैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 बुकलेट के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहा है। बोला बुकलेट के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहा है। क्या था आपके पास? पता द सोर्स इन द सर्किट सो इन द साइनसोइडल सोर्स द वोल्टेज अक्रॉस वेरियस एलिमेंट्स आर मार्क इन द फिगर। फिगर में मार्क था, ये आर का वोल्टेज है, ये एल का और ये सी का, दिस वन इस सीरीज आरएलसी नेटवर्क। तो हम जितना भी पढ़ लिए उसको धीरे धीरे हम सोचना भी चालू करते कि ठीक है, सोचना तो बनता है। ये वी एस एसी में कई बार पोलैरिटी नहीं बनी रहती, बना लिया करो आप, तो आप इतना परेशान ना हो कि सर पोलैरिटी नहीं बनी, क्या करोगे? ये 3 वोल्ट है, इसके क्रॉस में वोल्टेज 3 वोल्ट है, बाय डिफॉल्ट प्लस माइनस लिख लिया करो। ये 14 वोल्ट है, बाय डिफॉल्ट प्लस माइनस लिख लिया करो। कई बार एरर ऐसा बना के दे देते हैं, बाकी प्रॉपर लिखना चाहिए। एक ये 14 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 3 वोल्ट और ये वीएस है। बोला कि इनपुट वोल्टेज वीएस कितना होगा? वेरी सिंपल यार, अभी तो अपन बात कर रहे थे। तो ऐसा करके स्टार्ट किया मैं क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, ऐसा करके स्टार्ट किया मैं क्वेश्चन। तो जस्ट बेसिक आपके पास है, बेसिक आपके पास है। बोला तो और बहुत सिंपल आता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ पहले, कि एक एसी सर्किट में जितना भी मैं क्वेश्चन आज तक देखा हूँ, 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन इजी थे या 95 क्वेश्चन इजी थे, पांच को अच्छा मान लेते हैं। 90% इजी पार्ट रहा है। सिर्फ पता है वो तब लोगों को क्यों लगता है, क्योंकि लोग एसी सर्किट से डरते हैं। तो अपन इसलिए मैं छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड किया, पहले डर खत्म करते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है, आराम से। ठीक है, अब देखो आपके पास कुछ भी नहीं है, इज द सीरीज आरएलसी नेटवर्क। ये वीएल है, ये वीआर है, सब वैल्यू दी रहेगी। अब वो लोग क्या चाहते पता है? वो लोग चाहते हैं यार कि आपको पता है ना कि इनपुट वोल्टेज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर होता है। ये थोड़ी सबको ऐड कर देंगे कि 14 प्लस 10 24 प्लस 27, ऐसा थोड़ी कर, एल्जेब्रिक एडिशन थोड़ी होता है कि सर वी नो दैट 3 प्लस 14 प्लस 10, ऐसा थोड़ी एल्जेब्रिक एडिशन होता है कि सर ये 27 वोल्ट। इज नॉट एल्जेब्रिक एडिशन, एक्चुअली वेक्टर एडिशन होता है। और वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग वीएस की वैल्यू क्या होगी? तो इसका मतलब है कि आपको नॉलेज है कि 3 लिखना है सर, और जे और वीएल की वैल्यू 14 लिखना है, और वीसी की वैल्यू 10 लिखना है सर। एक्चुअली सर वी आर प्लस जे वीएल माइनस वीसी सर, यस। ये तो जैसे आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो वी आर की वैल्यू कितना है, तो वी आर की वैल्यू तो 3 का स्क्वायर है। वीएल की वैल्यू कितना है, तो वीएल की वैल्यू 14 है। वीसी की वैल्यू कितना है, तो वीसी की वैल्यू 10 है। 14 माइनस 10 का स्क्वायर हुआ तो ये आपके पास 4 हुआ। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, अंडर रूट 25 हो गया, तो 5 वोल्ट। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, आप भी बता देते। जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन इंडिया के डिफरेंट एग्जाम दोगे तो सब बात होती रहती है। तो जैसे स्टार्ट किया अपन, जैसे स्टार्ट किया, 2 मिस्टेक नहीं चाहिए मेरे को। पहला मिस्टेक कि एल्जेब्रिक एडिशन नहीं हो सकता, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेक्टर है आपके पास फेजर के फॉर्म में। और ऐसा नहीं हो सकता कि वी एस इक्वल टू आप बोले कि सर जितना वोल्टेज है सबको ऐड कर दो, ऐड मतलब स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, ये 196 प्लस 10 का स्क्वायर, दिस वन। ऐसा नहीं हो सकता कि अंडर रूट कितना हो गया 14 196, 9 प्लस 196 प्लस 100 तो 296, ये नहीं हो सकता आपके पास, दिस वन। तो ये रॉन्ग अप्लाई नहीं करना आपको, ये नहीं अप्लाई करना, प्लीज डोंट डू, ये अप्लाई नहीं करना। तो हमको क्या नहीं करना है इंपॉर्टेंट है ना, एल्जेब्रिक एडिशन नहीं कर सकते, स्क्वायर करके ऐड नहीं कर सकते, दिस द रिजल्ट, दिस द रिजल्ट। ये तो आंसर इज 5 वोल्ट, तो ये आपको अप्लाई नहीं करना है, इस चीज से बचना है। तो क्या नहीं करना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, क्या नहीं करना ये भी तो इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये बात करना चाहिए हर एक जगह पे कि क्या नहीं करना है आपको। तो अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था और मेरे को लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, ठीक है। बहुत सिंपल था ये, लेकिन फिर भी अगर किसी को आइडिया ना हो तो उसको तो यही सब टफ लग जाता है कई बार। इतनी सिंपल सी चीज़ टफ लग जाती है। यही हम लोग को जब पीटी की जब 12th के बाद जब हम पढ़ते थे तो ये भयंकर हमको टफ लगता था। क्यों? कोई अच्छे से बताता नहीं था, सब रिजल्ट बताते थे, रिजल्ट बताते थे और हमको आता नहीं था सब। ये आर एल और ये सी है। चलो आपको दिया मैं, एल की वैल्यू 1 हेनरी है
सी की वैल्यू 0.05 फैरेड है, 0.05 फैरेड है, और आर की वैल्यू आर है, ये करंट आई है, ठीक है। और ये आपके पास V साइन 40 वोल्ट, द VS, ये VS मान लेते हैं। पोलैरिटी बनी नहीं रहती ना, इसलिए कभी वरी ना करें, पोलैरिटी आप खुद बना लिया करो, ऐसा नहीं हो कि AC में पोलैरिटी नहीं बनाओ, तो कुछ लोग बनाते कुछ लोग नहीं बनाते, इट्स ओके। ये बोला था कि इफ द करंट लीड्स द अप्लाई वोल्टेज बाय द 10/2, करंट लीड कर रहा है ना, करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब पता है फाई आई की वैल्यू ना अप्लाई वोल्टेज से कितने से लीड कर रहा है, 10/2 से। ये लिखा था, स्टेटमेंट लिखा था, क्या स्टेटमेंट लिखा था कि जो करंट है, करंट तो सीरीज में एक ही होता है, करंट लीड कर रहा है अप्लाई वोल्टेज से, मतलब टोटल वोल्टेज से, कितने से, 10/2 से। व्हाट इज द रेजिस्टेंस वैल्यू इन ओम, आर की वैल्यू बताना था आपको कि आर की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन था, एक्चुअली ऑप्शन था 0.5, वैसे बुकलेट आप देख रहे होंगे, ऑप्शन था 1.0 एक्चुअली, 0.1, 1.0 सी, 2.0 और एक रैंडम ऑप्शन था 9.5, ये ऐसे 4 ऑप्शंस थे। बोला था कि करंट जो है वो लीड कर रहा है अप्लाई वोल्टेज से बाय द 10/2, तो मैं अप्लाई वोल्टेज में 10/2 ऐड कर दिया, तो अप्लाई वोल्टेज से 10/2 से ज्यादा है वो, अप्लाई वोल्टेज से 10/2 से ज्यादा है वो, ठीक है, ओके, ठीक है। अब क्या है, बड़ा बेसिक से क्वेश्चन में था कि सोचना चालू करते कि एक आपके पास ये दिया है RLC, बोला कि करंट जो है वो लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, तो अगर ये फाई V अगर ये है वोल्टेज का एंगल, तो फाई आई ये होगा, और ये लीड कर रहा है 10/2 से, 10/2 वैसे 63.43 होता है, तो 10/2 मतलब 63.43 से लीड कर रहा है। करंट का लीड करना मतलब पावर फैक्टर का लीड करना होता है, ठीक है। तो लीडिंग पावर फैक्टर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लीडिंग पावर फैक्टर है। इवन आपको फाई की वैल्यू पता है कि फाई कितना है, 63.43, ये देखो। अगर मैं बोलूं कि देखो पावर फैक्टर की वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे सर cos 63.43, मैं बोलूंगा कि cos 63.43 की वैल्यू कितना होगा, ये cos 63.43 की वैल्यू बता दो आप, तो cos 63.43 की वैल्यू बता दो आपकी, cos 63.43 कितना होगा, तो पावर फैक्टर की वैल्यू पता चल गई अपने को। देखो ये देखो कितना होगा आपके पास, cos 63.43, तो पावर फैक्टर की वैल्यू पता चल गई, कितना होगा, 0.447, तो 0.447 ऐसा आया। चलो पावर फैक्टर की वैल्यू, एक सीरीज RLC नेटवर्क के पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर R/Z होता है। सर वी नो दैट इज द स्टैंडर्ड फिगर, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर सीरीज RL नेटवर्क, यस, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर सीरीज RC नेटवर्क, यस, दिस रिजल्ट इज आल्सो वैलिड फॉर द सीरीज RLC, एनी टाइप ऑफ बेसिक सीरीज नेटवर्क। तीन ही टाइप के सीरीज होते हैं, RL, RC और RLC। क्वेश्चन तो हजारों टाइप के फिगर होते हैं, लेकिन जो मैं 6 केसेस बताया पिछले 25 साल में, जो 6 केसेस है, इसी में 95% कवरेज खत्म हो जाता है। अब क्या करें, नहीं पूछते कुछ तब तो क्या कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं पिछले 25 साल में इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, जो जब ये सब टॉपिक की बात होती, तो जो मैं 6 केसेस बनाया 95% कवरेज यही पे हो जाता। मैं तो चाहता हूं कि 6 केसेस से बाहर आए, लेकिन फिर भी यही आता रहता बार बार, R/Z होता है। फिर बोलूंगा कि सर क्या होता है, तो R/Z, तो आप बोलोगे R/√, R² प्लस ω/L माइनस 1/ω/c का स्क्वायर, ठीक है, चलेगा। तो पावर फैक्टर की वैल्यू 0.447 है, और ये R है /√, R² प्लस ω/L। पता है ओमेगा की वैल्यू कितना है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी था 4 इंटू L, L की वैल्यू कितना है 1, तो 4 इंटू 1 हो गया भाई माइनस 1/ω 4, और C की वैल्यू 0.05 फैरेड है, ओमेगा इज द 4 ना, 0.05, 5/100, 100 बाई आपके पास 5 इंटू 4 20 किया, तो ये 5 हो गया आपके पास, दिस वन, इसका स्क्वायर। तो मैं बोलूँ कि 0.447 इज इक्वल टू R/√, R², ये 4 था, और ये आपके पास कितना हो गया 100/5, 100/5 तो 20, 20/4 तो 5, तो 4 - 5 मतलब 1, ये आपके पास 1 का स्क्वायर हो गया। तो बस अब आप सॉल्व कर लो, 0.447 का स्क्वायर कर लो, तो R² प्लस 1 हो गया, पता है, तो 447 का स्क्वायर कर लो, बस अब R की वैल्यू आ गई, निकाल लो R कितना आ रहा है, इधर आंसर, R की वैल्यू आंसर, R निकाल लो, बोला रेस्टाइल, कितना आंसर आया 0.5 ओम आया, इतना आ रहा है क्या, R की वैल्यू 0.5 ओम, द कैलकुलेशन। मैं क्या बोला कि करंट आपके पास लीड कर रहा है 63.46, 10/2 भी लिख सकते थे, करंट लीड कर रहा है भाई, करंट लीड कर रहा है, ये आपके पास करंट लीड कर रहा है, तो पावर फैक्टर आपके पास दिस, ये वो आपके पास एक फॉर्म की, वी नो दैट पावर फैक्टर इज द R/Z फॉर एनी टाइप ऑफ सीरीज सर्किट। एक्चुअली दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर सीरीज RL नेटवर्क,
दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर सीरीज आरसी नेटवर्क, सीरीज आरएलसी नेटवर्क। और इंपेडेंस पता होना चाहिए फिर सभी का। सीरीज आरएल नेटवर्क का इंपेडेंस आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, सीरीज आरसी नेटवर्क में ये चला जाएगा, ये बचेगा तो आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा सी स्क्वायर, और आरएलसी है तो ये है। इसका मतलब आरएलसी में से अगर आप ये गायब कर दोगे तो आरएल बन जाएगा, आरएलसी में से अगर ये गायब कर दोगे तो आरसी बन जाएगा, और आरएलसी का तो है। यस, ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं बोलता हूँ, मेरे बोलने का तरीका और भी कुछ हो सकता है कि करंट लीड कर रहा है भाई, करंट लीड कर रहा है। अब आप बोलोगे सर करंट लीड कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूँ करंट लीड कर रहा है, कितने से 10/2 से लीड कर रहा है, ठीक है, 10/2 से लीड कर रहा है। तो सीरीज आरएलसी सर्किट है, रेफरेंस करंट होता है, आई रेफरेंस होता है, आई रेफरेंस होता है, ठीक है, आई रेफरेंस होता है। ये वी आर हो गया, ये रजिस्टर का वोल्टेज हो गया, रजिस्टर का वोल्टेज हो गया। अब हमको क्लियर होना चाहिए, सीरीज आरएलसी सर्किट है, वी आर हो गया। पता है आपके पास अगर यही करंट इंडक्टर करंट है तो ये वीएल ये होगा, ये वीएल होगा, और ये वीसी होगा। अगर वीएल ज्यादा हो गया तो करंट लैग करेगा, अगर वीएल है ये, इतना बेसिक क्लियर होना चाहिए कि अगर वीएल ज्यादा हो गया वीसी से तो ये ऊपर चल जाएगा, करंट नीचे चल जाएगा। तो वीएल का ज्यादा होना, इंडक्टर का ज्यादा होना, इसका मतलब है आपके पास कि लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग था, करंट लीड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि कैपेसिटर वोल्टेज इंडक्टर वोल्टेज से ज्यादा हो, तभी लीडिंग पावर फैक्टर होता है, तभी लीडिंग पावर फैक्टर होता है, ठीक है। चलो ये बात अपने को पता है। तो वीसी ग्रेटर देन वीएल होना चाहिए, ठीक है, वीसी ग्रेटर देन वीएल होना चाहिए। हमारे पास पता है सीरीज आरएल सर्किट में रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होता है, वी आर प्लस जे वीएल माइनस वीसी, ऐसा लिखते हैं अपन, दिस वन। मैं बोल रहा हूं कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास वीसी ज्यादा होना चाहिए तो वीएल माइनस वीसी तो यहां आ गया, क्यों यहां पे आ गया, क्योंकि वीसी ज्यादा है, यहां आ गया। तो इसी को तो हम बना देते हैं, ये एंगल बन गया, इज द फाई। वी की वैल्यू कितना होगा तो बोले अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, द फेजर डायग्राम। जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो लैग कर रहा है, रिजल्टेंट करंट आपके पास लीड करे, द लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, ये लीडिंग पावर फैक्टर, ये मैं बोल रहा हूं कि करंट लीड कर रहा है आपके पास, करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। अभी आप जब वी को देखते हो, जब आप बोलते हो कि देखो वी क्या कर रहा है, तो वी लैग कर रहा है, देखो ध्यान से, वी लैग कर रहा है, तो हमको क्लियर होना चाहिए, ये हमको क्लियर होना चाहिए बोला, ओके। किसी को प्रॉब्लम, देखते जाना, सब कुछ देखते जाना। अब मैं बोल रहा हूं कि ठीक है भाई, अगर मैं इस फिगर में लिख दूं कि देखो ये 10 फाई की वैल्यू कितना होगा, 10 फाई की वैल्यू लिख दूं, 10 फाई की वैल्यू, समझना ना, 10 फाई की वैल्यू, तो 10 फाई की वैल्यू होगा VL माइनस VC डिवाइड बाई VR। मैं जो जो बोलते जाऊंगा सुनते जाना, 10 फाई की वैल्यू। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो ये फाई की वैल्यू अगर 10 इनवर्स 2 है तो 10 फाई की वैल्यू 2 हो गया, पता है, अगर फाई की वैल्यू अगर 10 इनवर्स 2 है तो 10 फाई 2 हो गया, तो 10 फाई 2 हो गया। ये VL है, VL को आप लिख रहे हो IXL, VC को लिख रहे हो IXC, और VR को लिख रहे हो IR, तो सब कैंसिल आउट हो गए, तो XL माइनस XC बाई R आ गया, 2 इक्वल टू, अब 2 इक्वल टू XL माइनस XC आ गया। XL होता है ओमेगा एल माइनस XC होता है 1 ओमेगा C डिवाइड बाई R होता है। पता है ओमेगा एल मतलब 4 इंटू 1 आया, और 1 ओमेगा C मतलब 5 आया आपके पास, ओमेगा एल, और ये 5 आया डिवाइड बाई R आया, ये 2 है, तो 2 इक्वल टू कितना आया, -1 बाई R आया, तो R की वैल्यू -1 बाई 2 आया, तो -0.5 आया। फिर आप बोल दिए R तो नेगेटिव होता नहीं है, तो R को मॉड ले लिए और R की वैल्यू 0.5 हो गया। जब समझ नहीं आता तो अपन ऐसी बात करना पसंद करते हैं, जब तुमको समझ नहीं आता है तो अपन ऐसी बात करना पसंद करते हैं कि भाई नेगेटिव R तो होता नहीं है, इसलिए R का मॉड ले लिया। अब क्वेश्चन ये हुआ कि R आपके पास नेगेटिव आ गया, भाई R तो पॉजिटिव होना चाहिए, R थोड़ा नेगेटिव होता है, बट फिर भी अपना नेगेटिव आ गया तो अपन मॉड डाल दिए, इट्स ओके। क्या आपके पास पता करंट लीड कर रहा है, बोला कितने से, 10/2 से, 10/2 से करंट लीड कर रहा है। अपना यहाँ पे जो फाई है ना, ये फाई जो दिख रहा है आपके पास, ये फाई, ये जो फाई अपन बनाया है ना, ये जो फाई बनाया है, ये दिस वन, और अपन लिखे भी VL माइनस VC, अपन चेंज भी नहीं किए, 10 फाई लिखे आपके पास। अब मेरे को ये बताओ, ये फाई जो है वो लीड करने वाला एंगल इसलिए नहीं है क्योंकि VC ज्यादा है, तो पता है ये 10 फाई की वैल्यू नेगेटिव होगी, VC ज्यादा है नहीं आता, तभी तो ये नेगेटिव होगा। अगर आप इसको चेंज नहीं कर रहे हो तो आपको लिखना चाहिए था VC माइनस VL, क्योंकि VC ज्यादा है, तो फिर आप 2 लिखते तो सही हो जाता और R पॉजिटिव आ जाता। बट अगर आप यही लिख रहे हो तो फिर पता है ये फाई की वैल्यू जो है ना आपके पास, ये जो 10/2 से आपके पास बोल रहे थे ना, तो फाई की वैल्यू -10/2 होगा, क्योंकि ये लैग कर रहा है, तो 10 फाई की वैल्यू जो होगा वो -2 होगा, ये -2 होगा। इतना डिटेलिंग में कई बार लोग समझ नहीं पाते, इतने डिटेलिंग में लोग समझ नहीं पाते, फिर ये -2 होगा, बिकॉज
क्या है, इस जगह पे फाइव देखो, देखो ये फाइव क्लॉकवाइज है, हेलो फाइव क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इज ऑलवेज नेगेटिव एंगल, ये देखो क्लॉकवाइज है। करंट अगर रेफरेंस है तो देखो फाइव ऐसा जा रहा है, इसका मतलब है कि वी लैग कर रहा है इस एंगल से, द क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मेजर द नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल है। तो आपको अगर लिखना है तो आप माइनस कर सकते थे, फिर कुछ भी चेंज नहीं करते, आप -2 लिख देते, tan phi इक्वल टू -2 लिख देते, आंसर विल बी पॉजिटिव, बिकॉज यहां पे जो रिजल्ट है आपके पास, हमको पता होना चाहिए करंट लीड कर रहा है। तो phi i माइनस 5 अगर मैं बोलूं क्या है, phi i माइनस 5v कितना है पता है, tan इनवर्स 2 है, इसको बोलते हैं करंट का लीड करना। phi i माइनस 5v tan इनवर्स 2 है, लेकिन यहां पे ना 5v माइनस phi i अपन लिखे यहां पे, ये देखो ये एंगल है आपके पास, ये देखो। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो अगर आप phi i माइनस 5v tan इनवर्स 2 लिख रहे हो, लीड कर रहा है ना आपके पास, ये लीड कर रहा है, और अपन ये वाला एंगल जब यूज कर रहे हैं वी आर बाई, यहां से देख रहे हैं अपन, ये बेस है, नीचे अपन देख रहे हैं कि कितना एंगल है करके। अगर आपके पास ये है और ये आप एंगल देख रहे हो यार, ये क्लॉकवाइज एंगल देख रहे हो, तो पता है ये -63.43 क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल होता है आपके पास। अगर ये phi i है और ये 5v है, पता आपके पास ये हुआ दिस वन। तो आपको करना क्या चाहिए था, phi i माइनस 5v tan इनवर्स 2 है, दैट मीन 63.43। तो अब आपको पता होना चाहिए था कि ये तो 5v माइनस phi i करे तो माइनस कर देते, तो फिर आपका आंसर नेगेटिव नहीं आता। इसका मतलब है कि कोई बोलेगा कि सर अपना तो माइनस आ गया, फिर मैं बोला कि जब किसी को कम समझ आता तो मॉड डाल दो, ठीक है सही हो गया आंसर, अलग बात है कि सही हो गया। क्वेश्चन क्या हुआ कि माइनस क्यों आया, इसलिए क्योंकि आप मैथमेटिकली कुछ ना कुछ तो गलत लिखे होंगे, इसलिए क्योंकि जब आप इसको यूज कर रहे हो तो या तो फिर आप कैपेसिटर का वोल्टेज ज्यादा होगा क्योंकि लीड कर रहे हैं ना करंट, तो VC माइनस VL चेंज कर लेना चाहिए था, तो ये चेंज कर लोगे तो भी पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं करना, चलो फॉर्मूला सेम रख रहे, तो फिर tan phi तो यार नेगेटिव आ रहा ना, लीड कहां करेगा फिर, tan phi तो नेगेटिव आ रहा है, देखना VC ज्यादा होता है, तो फिर आपको माइनस लिखना चाहिए था, माइनस लिखना चाहिए था, क्योंकि प्लस नहीं हो सकता ना। आपको बोलेगा सर और अच्छे से भाई, अगर VC VL से ज्यादा है, ये छोड़ो कितना है, VC VL से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव हो सकता है क्या, हेलो, VC अगर VL से ज्यादा, क्यों से हाउ सर VC VL, अरे भाई लीडिंग पावर फैक्टर जब आप बोलते हो ना तो कैपेसिटर वोल्टेज इंडक्टर वोल्टेज से ज्यादा होता है, तो VC अगर VL से ज्यादा है तो दुनिया की कोई ताकत इसको पॉजिटिव कर नहीं सकता है, तो आप पॉजिटिव लिख के वैसे भी गलती किए थे, जब गलती किए थे तो गलती आएगा। आपको करना क्या था फिर, जब आप बोल रहे हो कि VC VL से ज्यादा होता है बिकॉज लीडिंग पावर फैक्टर सर्किट करंट इज लीडिंग ना, तो इसको माइनस करना चाहिए था, -2 करना चाहिए tan phi की वैल्यू को, ये दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट कि phi i माइनस 5 ये करंट लीड कर रहा है, बट अगर मैं 5v माइनस 5i करूंगा तो ये -2 जाएगा, तो मेरे को बोलना चाहिए था कि ये phi की वैल्यू tan इनवर्स 2 नहीं करना चाहिए था, मेरे को लिखना चाहिए था -tan इनवर्स 2, तो tan phi की वैल्यू -2 लिखना चाहिए था, दिस वन, तो फिर सही आता है यार, क्या प्रॉब्लम, तो आप 2 नहीं लिख सकते यार, एक्चुअली 2 रॉन्ग है, एक्चुअली -2 है एक्चुअली। तो समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, तो जस्ट आपको क्लियर रहना चाहिए कि नेगेटिव क्यों आया। आंसर मॉड कर दिए पॉजिटिव आगे, बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव वैल्यू, ऐसा अपन बोलते हैं ना, लेकिन वो मजेदार नहीं है, मजेदार है अपना कंसेप्ट, मजेदार है अपना थॉट कि नेगेटिव क्यों आया, वैसा बोलना इज नॉट गुड कि वी कैन टेक मॉड, इसका मतलब है अपन टेक्निकल अच्छे स्टूडेंट नहीं है, अपने को मैथमेटिकली पता ही नहीं चल पा रहा है, तो मैथमेटिकली बड़े गुड होना चाहिए। तो सबसे अच्छी चीज क्या समझ आई, अगर कैपेसिटर वोल्टेज इंडक्टर वोल्टेज से ज्यादा है तो ये एंगल जो है ये पॉजिटिव आ ही नहीं सकता यार, तो 2 गलत लिखे थे अपन, तो फिर क्या लिखना था, -2, अब पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसा थॉट है, बोला पावर फैक्टर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, R/Z भी कर सकता था मैं, वहां से भी R निकाल सकता था, ये मैं फेजर डायग्राम की हेल्प लिया, द फेजर डायग्राम। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हम सीखे, अब मजेदार कब होता है, जो सीखे उसको अप्लाई करना, थॉट में लाना। अगर हम सीखे लेकिन हमको अप्लाई करना नहीं आता तो लर्निंग का कुछ मतलब ही नहीं है, लर्निंग का कुछ मतलब नहीं है, जब तक टफ सिचुएशन को आप ना संभाल पाओ, जब तक टफ सिचुएशन को ना संभाल पाओ, समझ रहे हो ना। अगर सपोज करो आप बाइक चलाते सीख गए, किसी दिन अगर वो उसका फेल हो गया, ब्रेक फेल हो गया, तो ये अब आपको पता चलेगा कि आप सही में अच्छे एक ड्राइवर हो कि नहीं, जो बाइक को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, ये तो इंपॉर्टेंट है। तो टफ सिचुएशन को अगर आप हैंडल करना जानते हो तो ही तो माना जाएगा कि आपका एप्लीकेशन पार्ट बड़ा गुड है, ठीक है, तभी तो माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि एक AC सीरीज सर्किट है, R और L का वोल्टेज जो है ना, R और L का वोल्टेज, ये R और ये L, इसका वोल्टेज जो दिया है वो कितना दिया पता है, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट R और L का। फिर बोला है L और C का 9 वोल्ट है, L और C का 9 वोल्ट है, ये ठीक है, और RLC का 15 वोल्ट है,
RLC का 15 वोल्ट है, पता है ये V 15 वोल्ट है। तो अगर ध्यान से देखा जाए कि क्या क्या दिया आपको दिया VRL, पहला इंफॉर्मेशन कि भाई ये है 20 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन VLC, L और C नेटवर्क का जो दिया वो 9 वोल्ट है, सेकेंड इंफॉर्मेशन। थर्ड VRLC का दिया है 15 वोल्ट। सबका नोट कर लिया अपन, RL का एक एक का नहीं दिया, अलग दिया। व्हाट इज द वैल्यू अक्रॉस द C की वैल्यू पूछा है कि C की वैल्यू कितना होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। C की वैल्यू हमसे पूछा था एग्जाम में कि कितना वोल्ट होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि भाई L भी पूछ सकता था, वो L कितना वोल्ट होगा ये भी पूछ सकता था, वो इवन R भी पूछ सकता था कि R कितना वोल्ट होगा, कुछ भी पूछा जा सकता था। उसमें से C पूछा गया है, हम तीनों की बात करना पसंद करेंगे। C का वोल्टेज, L का वोल्टेज, R का वोल्टेज, तीनों की वैल्यू की बात करना पसंद करेंगे अपन। एक सीरीज RLC नेटवर्क है और एक एक इंडिविजुअल का वोल्टेज नहीं दिया है। चलो अभी आपके पास सब लोग अपना अपना सॉल्व करना चालू किया जितना भी हो सकता था। एक सीरीज RLC नेटवर्क के बारे में हम जानते हैं कि RLC का 15 वोल्ट है। तो अगर मैं बोलता हूं कि V की वैल्यू जो होती है कितना होता है, V की वैल्यू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये जो V है ये VRLC है, एक RLC का रिजल्टेंट वोल्टेज। तो अगर मैं बोलूं कि देखो कि R और L का वोल्टेज दिया है, सही बात है, L और C का वोल्टेज दिया है, तो ये आपके पास VLC है, तो आपके पास VLC दिया है। तो अगर मैं बोलूं कि रिजल्टेंट वोल्टेज VRLC क्या होता है पता है, VR का स्क्वायर, ठीक है, प्लस VLC का स्क्वायर। ये VLC एक्चुअली VL माइनस VC, तो VLC का स्क्वायर। तो अगर VRLC 15 है तो 15 इक्वल टू रजिस्टर का वोल्टेज प्लस ये VLC का वोल्टेज L और C का, जिसको आप 9 बोल रहे हो, 9 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 हुआ, रजिस्टर का वोल्टेज हुआ 9 का स्क्वायर 81 हुआ। तो VR स्क्वायर कितना हुआ पता है, 225 अपन 81 144 हुआ कि चेक करना। तो रजिस्टर का वोल्टेज आपके पास 12 वोल्ट हुआ, 12 वोल्ट। ये ऐसे सब जगह पे सब मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, वी टेक द मैग्नीट्यूड। आप ये नहीं बोलोगे सर प्लस माइनस 12 वोल्ट हो गया सर, तो हाउ वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू, वी कंसीडर द पॉजिटिव वैल्यूज। तो VR इक्वल टू 12 वोल्ट, देखो ध्यान से। तो रजिस्टर का वोल्टेज 12 वोल्ट है, यस रजिस्टर का वोल्टेज 12 वोल्ट है। तो अगर मैं से रजिस्टर का कोई वोल्टेज पूछेगा तो मैं बता दूंगा, रजिस्टर का कोई वोल्टेज पूछेगा तो मैं बता दूंगा, बोला ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो रजिस्टर का वोल्टेज मेरे पास इतना है, मेरे पास RL की वैल्यू है, पता है ये VRL है। अब अगर मैं VRL बोलूं तो क्या होगा बताओ, VRL बोलूं तो क्या होगा, VRL एक सीरीज RL नेटवर्क, एक सीरीज RL नेटवर्क है, सिर्फ सीरीज RL की बात करते हैं, और इसका अप्लाई वोल्टेज जो है वो VRL है। तो सीरीज RL नेटवर्क का कितना होगा रिजल्टेंट, ये R, ये L, ये VR, ये VL है, ठीक है। पता है VRL का आंसर कितना होगा, तो VRL का आंसर यार होता है VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। VRL आपके क्वेश्चन में गिवन था 20, तो 20 इक्वल टू VR का स्क्वायर, VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। VR का स्क्वायर 12 है, 20 का स्क्वायर 400, VR का स्क्वायर 12 तो 144 प्लस VL का स्क्वायर। पता है VL का स्क्वायर आपके पास 256 आ गया, चेक करो। इसका था VL की वैल्यू 16 वोल्ट आ गया, 16 वोल्ट यार, ये द वैल्यू। अब मैं बोल रहा हूं कि देखो इन जनरल आप बोलते हो कि जो VLC दिया था वो VL माइनस VC है, वो VL माइनस VC इक्वल टू 9 वोल्ट। तो आप ये बोल सकते हो कि सर VL की वैल्यू 16 वोल्ट है और VC की वैल्यू ये, तो VC की वैल्यू क्या होगी, तो मैं बोलूंगा 16 माइनस 9 7 वोल्ट होगा ये। बट मेरा मानना है कि VL माइनस VC जो दिया 9 वोल्ट, वो VC माइनस VL भी हो सकता है। ये तो बोला नहीं कि आपके पास क्या होगा, तो 9 वोल्ट दिया आपके पास, सीधा 9 वोल्ट, VC माइनस VL भी हो सकता है। लिखते समय नॉर्मली VL माइनस VC लिखते, VL माइनस VC, बट VC माइनस VL भी हो सकता है। बट VC माइनस VL अगर करूंगा और VL अगर आपके पास 16 है तो 9 है, तो पता है VC की वैल्यू कितना होगा, 25 वोल्ट। इसका मतलब है कि अगर कैपेसिटर वोल्टेज 25 वोल्ट है या 7 वोल्ट है तो भी आंसर यही होगा जो क्वेश्चन है आपके पास। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी फॉर द कैपेसिटर वोल्टेज 7 वोल्ट और 25 वोल्ट, ये देयर आर टू वोल्टेजेस। देखो ध्यान से, ये क्योंकि आपको LC का वोल्टेज दिया तो L और C का डिफरेंस है ना, LC का जब बोलते हैं आप तो L और C का डिफरेंस है। मतलब लिखने का स्टाइल जरूर ऐसा होता है कि V इक्वल टू VR प्लस J VL माइनस VC, बट कोई ऐसा भी तो लिख सकता है VR माइनस J VC माइनस VL, ऐसा कोई लिख सकता है ना, क्यों नहीं लिख सकता यार, किसी को रोक थोड़ी सकते लिखने के लिए। इसका मतलब है VL माइनस VC या VC माइनस VL 9 वोल्ट दिया था, यस
बट फिर भी जिस जगह से लिया गया होगा मेरे को लगता है कि वो यहां पे इस वाली जगह पे होगा। तो अगर ये अगर एमएस की क्वेश्चन बनेगा तो मेरा आंसर 7 और 25 होगा। इसमें ऑप्शंस क्या दिए, 7 वोल्ट दिए, ठीक है, इसमें एक ही ऑप्शन दिया। एग्जाम का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन, किसी बुक से लिए होंगे और बुक वाले लोग फिर ऐसे ही लिखना चालू कर देते। बट अगर ये एमएस की क्वेश्चन बनेगा तो VC 25 वोल्ट भी होगा और 7 वोल्ट भी होगा। आई विल गो विथ बोथ, 25 वोल्ट भी 7 वोल्ट भी। बट कोई बोलेगा कि सर अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा तो सर आप क्या पुट करते हैं? तो मैं बोलूंगा कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं छोड़ के आ जाता, भाई मैं एक पुट करना है अगर मेरे को तो मैं इसके साथ जाता, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को ये बात भी पता है ना कि जिस भी जगह से लिए होंगे वहां पे ये लिखा रहता है और ये लिखने में लोग VL माइनस VC ले लेते हैं, ये बहुत सारे लोग ऐसे यूज करते हैं। तो मेरे को पता है कि भाई 25 वोल्ट को भी मार्क्स मिल जाएगा, मार्क्स टू ऑल इंडिया को मिल जाएगा, बट गलती से अगर नहीं दिए तो कुछ हो गया, आप जानते हो कुछ भी हो सकता है, तो फिर मैं इसके साथ जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि सही है, आई विल गो विद दिस 7 वोल्ट। मैं नहीं बोल रहे हैं सही है, बोथ आर करेक्ट। एक्चुअली LC का वोल्टेज 9 वोल्ट दिया है, तो मे बी VL माइनस VC और VC माइनस VL। तो ये एमएस की क्वेश्चन बन सकता है। आई विल गो विथ 7 वोल्ट एंड 25 वोल्ट। बट अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑप्शंस में सिर्फ 7 वोल्ट है तो आई विल गो विथ 7 वोल्ट। अगर ऑप्शन में 25 वोल्ट है तो आई विल गो विथ 25 वोल्ट। अगर ऑप्शन में दोनों है तो मैं श्योर हूं कि मार्क्स टू ऑल पूरे इंडिया को मिलने वाला है, बट अगेन आई विल गो विथ 7 वोल्ट। अगर ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो अगेन मैं श्योर हूं कि पूरे इंडिया को मार्क्स मिलने वाला है, बट अगेन आई विल गो विथ द 7 वोल्ट। तो मेरी बात ध्यान से सुनना है, बोला क्या मैं बोलता हूं। सबका वोल्टेज पता कर लिया यार अपन, सबका वोल्टेज पता कर लिया, बड़े अच्छे से फोकस करो, पूरा बड़े अच्छे से फोकस कर लो। बोला क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास कुछ लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 में ठीक है। बोला इन द सर्किट शोन द पॉजिटिव एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू निकालना है, ओमेगा दिए रहते हैं। इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फेज डिफरेंस पता है 5v1 माइनस 5v2। मैग्नीट्यूड डाल दिया, कोई किसी से भी कम ज्यादा हो सकता है, ये ज्यादा ये कम, ये कम ये ज्यादा, द π/4 रेडियन। डिफरेंस बोला था, क्या बोला था डिफरेंस, मैग्नीट्यूड बोला तो मॉड लगा दिए। फेज डिफरेंस जो है V1 और V2 का π/4 है और ओमेगा की वैल्यू चाहिए। ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन, और ओमेगा की वैल्यू चाहिए, द वैल्यू ऑफ ओमेगा। हाँ ये तो रेडियन था, सॉरी, द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू चाहिए कि ओमेगा की किस वैल्यू पे ऐसा हो। ओके चलेगा, देखो ध्यान से, ओमेगा की वैल्यू में को फाइंड आउट करना है 100 cos ओमेगा टी। ओमेगा तो नहीं पता आपको, बाकी सब चीज पता है। मैं बोल रहा हूं कि ठीक है। अगर मैं बोलूं कि बताओ इंडक्टर का फेजर फॉर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जे ओमेगा एल होगा, बट एल तो 1 है तो जे ओमेगा ओम हो गया। एल क्यों नहीं लिखा, L1 हेनरी है। अगर मैं बोलूं कि बताओ V1 की वैल्यू क्या होगी, तो V1 की वैल्यू वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा रहा हूं मैं, V1 की वैल्यू वोल्टेज डिवाइडर रूल 100 cos ओमेगा टी मल्टीप्लाई कर रहा हूं 100 cos ओमेगा टी, किससे पता है 1 से, तो 1/1 प्लस दिस इंपेडेंस, 1 प्लस है ये इंपेडेंस जो है ना, यहाँ का जो इंपेडेंस है, ये इंपेडेंस जो Z है, ये Z RL का 1 प्लस जे ओमेगा है। एल कहाँ गया, अरे L1 है तो 1 प्लस जे ओमेगा, 1 प्लस जे ओमेगा प्लस 1 तो 2 प्लस जे ओमेगा ना, वोल्टेज डिवाइडर रूल। पता आपके पास 100 cos ओमेगा टी के साथ क्या आ गया, पता आपके पास, आप तो साइनोसॉइडल स्टडी स्टेट पढ़ के आ रहे हो, तो पता है 2 प्लस जे ओमेगा आ गया। ध्यान से देखना 2 प्लस जे ओमेगा, ये V1 वोल्टेज डिवाइडर रूल से इतना आ गया, दिस वन। अब अगर मैं बोलूं कि इसको सॉल्व करो तो आप बोलोगे हाँ सर सॉल्व कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं अपन 100, एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, वैसे एंगल की जरूरत है अपने को, बट फिर भी
क्या एंगल की जरूरत है? 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 है, ठीक है, पोलार फॉर्म। V1 की वैल्यू कितना है पता है? 100 अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड भी लिख दे रहा हूं, cos ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स ओमेगा 2, दिस वन 100 अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, दिस द इक्वेशन नंबर 1 इज द V1, द वैल्यू ऑफ V1 बोला, V1 की वैल्यू बोला, देखो 100 अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, ठीक है। मैं बोल रहा हूं चलो V1 और V2 की बात थी, तो पता है इसका V1 का एंगल कितना आ गया? अब प्लस लिखोगे तो माइनस, आप सोचो, आपको अगर बोलना है कि 5V1 कितना है, तो आप बोलोगे सर 5V1 तो सर माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 है ना, माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 है ना, ये कंपेयर कर दिया। तो मैं बोल रहा हूँ चलो V2 पे फोकस करते, ध्यान से देखना, V2 पे फोकस करते, तो डिवाइडर रूल फिर से लगा रहा हूँ, वोल्टेज डिवाइडर रूल 100, हम तो पढ़ चुके ना साइनसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस, इनटू वो जो ZRL था, ZRL डिवाइड बाई 1 प्लस ZRL है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 cos ओमेगा टी इंटू ZRL कितना है पता है? 1 प्लस जे ओमेगा, पता है, डिवाइड बाई 1 प्लस जे ओमेगा प्लस यार 1 है, ठीक है। चलो 100 cos ओमेगा टी, पता है 1 प्लस जे ओमेगा ये है, 1 प्लस जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड कितना होगा पता है? अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंगल tan इनवर्स ओमेगा, ठीक बात है, डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंगल tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, दिस वन। अब पता आपके पास V2 की वैल्यू कितना आएगा? V2 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 100 इंटू अंडर रूट के अंदर पूरा चला गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर चला गया, पता है, ये पूरा मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में, क्योंकि एंगल की बात है, बट फिर भी मैं लिख रहा हूं, अच्छा लग रहा है। कॉस जो एंगल मल्टीप्लाई होते हैं तो एंगल ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो कॉस ओमेगा टी प्लस लिखूंगा, प्लस tan इनवर्स ओमेगा माइनस डिवाइड कर रहा हूं तो tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, चलो लिख लिया। मैं बोल रहा हूं 5V2 क्या दिख रहा है आपको? 5V2, तो आप बोलोगे सर ठीक है कंपेयर कर लो, tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 ये दिख रहा है। मैं बोलूंगा चलो ठीक है 5V1 माइनस V2 करो, चाहे 5V2 माइनस, डिफरेंस है यार, मॉड है, 5V1 माइनस 5V2 करो, तो आप बोलोगे सर 5V1 तो माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 था, और 5V2 जो है वो माइनस tan इनवर्स ओमेगा प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 है सर, ये कैंसिल आउट, सर तो माइनस tan इनवर्स ओमेगा आ गया। मैं बोलूंगा हाँ ये माइनस tan इनवर्स ओमेगा आ गया, बट ये मॉड है ना, तो 5V1 इसलिए मॉड दिए थे ना, कि अगर कोई 5V2 माइनस 5 करेगा तो उसका माइनस नहीं आएगा, लेकिन कोई ये कर दिया तो उसको माइनस आ जाएगा, इसलिए जानबूझ के मैं माइनस वाला किया। ये इसका मॉड करो, जैसे ही इसका मॉड किया तो माइनस गया, पता कितना आ गया? tan इनवर्स ओमेगा, ये tan इनवर्स ओमेगा, दोनों का डिफरेंस, और ये गिवन था पाई बाई 4, तो tan इनवर्स ओमेगा इफ tan इनवर्स ओमेगा इक्वल टू पाई बाई 4 यार, तो ओमेगा 10 पाई बाई 4 आ गया, पता है 10 पाई बाई 4, 1045 डिग्री 1, और यूनिट रेडियन पर सेकेंड होता है, आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड। गेट का क्वेश्चन नहीं है, तो कुछ भी नहीं किया अपन, इट्स वेरी सिंपल, द 1 रेडियन पर सेकेंड चेक कर लो आप, बड़े सिंपल वे में सॉल्व किया, बड़े सिंपल वे में सॉल्व किया। आप अगर ध्यान से देखोगे तो अगर मैं बोलूं कि क्या हुआ, मैं बोलूंगा साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस हो गया यार, को साइनसोइडल सिग्नल दिए थे किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में, अगर को साइनसोइडल सिग्नल दिया है, इंडक्टर को जे ओमेगा एल, कैपेसिटर को 1/j ओमेगा सी, और जंप मार दो क्वेश्चन के अंदर में, क्या पूछा है, कुछ भी पूछा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी मैं बोलता हूं, मेरा स्टेटमेंट था चैप्टर नंबर 5 का, क्या स्टेटमेंट था पता है जब मैं स्टार्ट किया था चैप्टर, और साइनसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस से इंपॉर्टेंट टेक्निकल कुछ भी नहीं होता एसी एनालिसिस में, चाहे आप सिग्नल पढ़ रहे हो, चाहे आप कंट्रोल पढ़ रहे हो, चाहे आप नेटवर्क पढ़ रहे हो, चाहे पावर सिस्टम एनालिसिस पढ़ रहे हो, चाहे मशीन पढ़ रहे हो, और भी कई जगह होता होगा, बट जब भी एक क्या लिखा था पता, व्हेन वी अप्लाई साइनोसोडल और को साइनोसोडल सिग्नल अक्रॉस एनी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, व्हेन वी अप्लाई साइनोसोडल सिग्नल or co-sinusoidal signal across any reactive network, then all responses in bracket voltage or current is referred as sinusoidal steady state current and voltages। ये V1 निकाला तो मैग्नीट्यूड चेंज होना था, एंगल चेंज होना था, आ गया भाई डिवाइडर रूल। V2 निकाला, अगेन डिवाइडर रूल, मैग्नीट्यूड चेंज होना था, एंगल चेंज होना था, जब मल्टीप्लाई होता है तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है, जब डिवाइड होता है तो मैग्नीट्यूड डिवाइड होता है, जब मल्टीप्लाई होता है तो एंगल ऐड होता है, जब डिवाइड होता है तो एंगल सबट्रैक्ट होता है, वेरी नॉर्मल थिंग। और दोनों का डिफरेंस था, क्यों मैग्नीट्यूड उनको बोलना पड़ा,
उनको इसलिए बोलना पड़ा कि भाई कोई धोखे से 5v1 माइनस 5v2 लिखेगा, उसका माइनस आ जाएगा, फिर वो बोलेगा मेरा तो -1 रेडियन पर सेकंड आ गया, फिर जबरदस्ती परेशान होगा, -1 रेडियन पर सेकंड आ गया सर मेरा तो, और ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती यार। द फिजिकल वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज पॉजिटिव ना, नेगेटिव वैल्यू ऑफ ओमेगा कैसे होगा, नहीं होगा ना। इसलिए वो लोग बहुत प्रॉपर ढंग से फ्रेम किए क्वेश्चन, मॉड ले लो यार, खत्म करो, नेगेटिव नहीं आ सकता। अब देखो अगर मैं बोलूं कि देखो मैं कैसे सोचा, पूरा साइनस सोचा, स्टडी स्टेट सोचा, बोला क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। देखो मैं तरीका चेंज करता हूं, यहां पे देखना, तरीका चेंज करता हूं। मेरे को पता है कि दोनों के बीच का जो एंगल था वो 45 डिग्री है, π/4 है, दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस। यहां देखना, यहां देखना, मैं बोल रहा हूं कि ये V1 है, ठीक है, ये V2 है, इस V2 में ये जो वोल्टेज है ये R का वोल्टेज है, सपोज करो R और L तो है ना V2, तो अगर मैं बोलूं कि V2 क्या है, ये RL है ना, तो V2 क्या होगा, V2 का मैग्नीट्यूड आप बोलोगे सर √ रजिस्टर के वोल्टेज का स्क्वायर प्लस इंडक्टर के वोल्टेज का स्क्वायर होता है। मैं बोलूँगा ठीक है चलो, मैं बोलूँगा देखो यार ये करंट है I, पूरे सर्किट में करंट है, तो आप बोलोगे, मैं बोलूँगा फेजर डायग्राम बनाना, तो आप कैसी बात करोगे, तो आप बोलोगे सर करंट सेम है तो रेफरेंस करंट होगा, ठीक है, मैं बोलूँगा करंट रेफरेंस होगा, चलो करंट रेफरेंस होगा। फिर मैं बोलूँगा कि देखो उस VR कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे सर VR तो ये है, मैं बोलूँगा VR जो होगा वो I के साथ फेस में होगा, ठीक है, यही I करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, तो अगर I रेफरेंस है तो V1 भी सेम फेस में हुआ, क्योंकि V1 भी इस रजिस्टर का वोल्टेज है, R भी, ये VR भी सेम फेस में, 0 डिग्री ना यार इन दोनों के बीच में एंगल, इस VR और इस I के बीच में, इस V1 और I के बीच में भी फेस शिफ्ट 0 डिग्री। क्यों, अरे रजिस्टर के वोल्टेज और करंट के बीच का फेस शिफ्ट नहीं होता है, तो VR ही V1 की जगह पे आ गया, सही बात है, VR ही V1 की जगह पे आ गया क्योंकि फेस शिफ्ट 0 है, बट इंडक्टर तो 90 डिग्री से लीड करता है, तो इंडक्टर 90 डिग्री से लीड कर लिया, ये VL हो गया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी यार, VL हो गया। फिर ये VR है, ये VL है, ये रिजल्टेंट V2 है, ये देखो ना रिजल्टेंट V2 है। मैं बोल रहा हूं कि V2 क्या है, तो V2 ना VR स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर है, क्योंकि वो RL है, बट फेजर डायग्राम वाइज VR ही V1 है। क्यों VR ही V1 क्यों, क्योंकि VR ही I इंटू 1 है और V1 ही I इंटू 1 है, तो VR तो V1 हो गया यार। इसका मतलब पता है V2 इक्वल टू √ V1 स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस, ये V1 है वो V2 है, V2 लीड कर रहा है, अरे V2 लीड कर रहा है, लीड, और ये क्या आपके पास, ये 5 लिखता हूं ना यार, ये 5, V2 लीड कर रहा है, V2 लीड बाई 5 फ्रॉम V1। इसका मतलब में से अगर कोई पूछे ना कि 5V2 माइनस 5V1 क्या है, तो मैं बोलूंगा 5 है यार, 5। देखो यस, ये कितना था, ये π/4 दिया था, मतलब मेरे को मॉड की जरूरत भी नहीं है, मेरे को पता है 5V2 5V1 से ज्यादा है, मेरे को पता था कि एंगल π/4 है या 45 डिग्री, जैसा भी बोलना है, 45 डिग्री से लीड कर रहा है V2। देखो अगर मैं बोलूं कि 45 डिग्री से लीड कर रहा है, 45 डिग्री से लीड कर रहा है, ये VL है, तो अगर मैं बोलूं कि बताओ 10, अरे 10 फाई कितना होगा, 10 45 कितना होगा, 10 π/4 कितना होगा, एक ही बात है सब, क्या होगा, VL बाई VR होगा, VL बाई VR होगा। मैं बोलूंगा VL क्या होगा यार, IXL होगा, VR क्या होगा, IR होगा, सीरीज में I कैंसिल आउट हो गया, पता है XL बाई R हो जाएगा। XL मतलब क्या सर, ओमेगा L बाई R। ओमेगा की वैल्यू क्या सर, नहीं पता। L की वैल्यू आपके पास 1 हेनरी था, और R की वैल्यू 1 ओम था, पता है ओमेगा है ये, किसकी वैल्यू, 1045 की वैल्यू, तो 1045 1 होता है, आ तो क्या ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड। क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका मतलब है कि मेरे को पता है कि दोनों सेम फेस में और V2 V1 से ज्यादा है, क्योंकि RL नेटवर्क का रिजल्टेंट है, तो यही वोल्टेज ये बन गया, तो V2 ना इस VR से ज्यादा है 45 डिग्री से, तो कितना होना चाहिए, तो बस आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि एक्चुअली V2 इक्वल टू क्या है पता है, VR प्लस JVL है। बट एक ध्यान से देखने वाली चीज थी कि VR ही V1 है, VR ही V1 है यार। तो पता आपके पास अगर मैं बात करूं कि देखो आपके पास V2 और V1 की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो फिर मैं V2 और V1 को देखो रिजल्टेंट लिखा, और फिर अब मेरे को पता था कि आपके पास tan इनवर्स VL बाई V1 हो जाएगा, सिंपल हो गया आंसर। देखो ध्यान से, ये हो गया। तो कई बार क्या होता है कि किसी सब्जेक्ट को हम कितना पढ़ते हो, एक फेजर डायग्राम का गुड आइडिया हमेशा आपके काम आएगा, एक फेजर डायग्राम का एक गुड आइडिया आपके हमेशा काम आएगा। लेकिन हमको ऐसा होना चाहिए ना कि हमको तो बनना चाहिए ना मैथ्स भी, तो मेरे को पहले मैथ्स सॉल्व किया,
वी नो वेरी गुड मैथ्स ना, ऐसा मान के चलेंगे अपन, इट्स ओके। फिर बात आती है धीरे 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 कि हमारे माइंड में थॉट कैसे आते हैं। तो मैं बोला कि यार देखो, मस्त क्वेश्चन ये था कि ये वी आर और ये V1 सेम है, I इंटू आर, बस दोनों रजिस्टर का वोल्टेज था। देखो ध्यान से, आप धीरे धीरे बस आपको स्ट्रांग होना है किसी भी टॉपिक, किसी भी कंसेप्ट में। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें इजी होता है, इसमें टाइम कम लगता है, ये फर्स्ट पार्ट नहीं होता है। फर्स्ट पार्ट होता है कि आपको नेटवर्क आता है कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है साइनसोइडल लिखने में, कितना देर लगता है यार, कुछ सेकंड्स, 1 ही मिनट का तो डिफरेंस आएगा दोनों के सॉल्यूशन में। बट ये क्लिक भी तो होना चाहिए ना, ये क्लिक कैसे होगा, धीरे धीरे जब समझ आएगा तो क्लिक कैसे होगा, बोला क्लिक कैसे होगा, ठीक है। सबको अच्छे से क्लियर हुआ कि देखो V2 लीड कर रहा है, मतलब हम अपने को डाउट नहीं है। उनको मॉड इसलिए देना पड़ा कि कोई कुछ भी कर दिया तो, कोई कुछ भी कर दिया तो, इसलिए वो लोग मैग्नीट्यूड बोल दिया एंगल के बीच का डिफरेंस को। अपने को एकदम क्लियर है कि V2 लीड कर रहा है। क्यों V2 लीड कर रहा है, क्योंकि V2 RL का है और V1 जो है वो रजिस्टर का है, तो V2 लीड ही करेगा ना भाई। तो देखो बड़ा सा एक बेसिक सा गुड क्वेश्चन का डिस्कशन में लिया, और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बट अगर मेरे से कोई पूछे कि इसमें मजा है कि नहीं, तो मेरे को इसमें बड़ा मजा आता है। साइनसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस में बड़ा मजा आता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक एंगल होता है, एंगल ही तो इसमें है, एंगल को लिखने का। देखो इतना अच्छा मैथ्स लिखा मैं, इस गुड फॉर्म में मैथ्स लिखा, तो मेरे को अच्छा लगता है ये, ठीक है। ऐसे करके सोचना चाहिए। बोला मैं चाहता क्यों पता है आपके पास, हमारे थॉट में चीजें होना चाहिए, थॉट में चीजें होना चाहिए। इंडक्टर वोल्टेज इज डिसकंटिन्यूअस, वाई डिसकंटिन्यूअस, कैपेसिटर करंट इज डिसकंटिन्यूअस, वाई डिसकंटिन्यूअस, वाई कैपेसिटर इज ओपन सर्किटेड, वाई इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किटेड। 5-6 क्वेश्चन के आंसर होना चाहिए आपके पास हमेशा। हो गया रिवीजन, और क्या फर्क पड़ता है। रिवीजन एक नेटवर्क का रिवीजन यार, समझ रहे, 3 घंटे बहुत होता है। कितना भी पढ़ाऊं मैं 3-4 घंटे, तो जितना आप पढ़े उसको 3 घंटे में कभी भी रिवीजन कर सकते हो, कभी भी। आपको क्लियर रहना चाहिए। मैं बोला ना, स्मार्ट लोगों को हमेशा क्लियर होता है कि क्या करना है, तो अपने को स्मार्ट बनना है, नेटवर्क में नहीं, इन जनरल स्मार्ट बनना है, इन जनरल स्मार्ट बनना है। अपने टाइम को यूटिलाइज करते आना चाहिए। स्मार्ट लोग अपने टाइम को यूटिलाइज करते, सही जगह पे सही टाइम पे हमेशा वो होते हैं, और सही टाइम पे सही डिसीजन लेते। स्मार्ट बनना है अपने को, ओके। आज का सेशन अपन एंड करते हैं। आज मस्त मस्त चीज सीखे होंगे आप, मस्त मस्त चीजें सिखाया है मैं।